हेलो। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आई थिंक शायद वो उसको अमन को कुछ कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि क्लास में ज्यादातर लगातार ही होती है, उससे ना उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। नहीं सर, एक्चुअली बात ये है ना सर कि हाँ। ऑफिस से आने के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग में भी टाइम नहीं मिल पड़ा, रिवाइज नहीं हो पा रहा जो टेक्ला पढ़ा है। तो हम नहीं नहीं लोग नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि अब कैसे 2 दिन होगी तो 2 दिन का तुम्हें गैप मिलेगा, फिर 2 दिन होगी फिर तुम्हें गैप मिलेगा 2 दिन का। उस क्योंकि सर अगर तुम एक साथ नहीं कर पाओगे तो इसमें दिक्कत क्या होगी, जैसे मैं एक लेक्चर अभी लूंगा, जैसे मैंने मंडे को लिया, अब मैं 2 दिन बाद दूंगा तो तुम मंडे वाला ही भूल जाओगे बिल्कुल ही। वो तो है। मैं सोच रहा था सर कि पहले एक ब्रीम खत्म हो जाता, फिर उसके बाद एनालिसिस का पार्ट होता है, या तो पहले एनालिसिस होता फिर या ये तो तो ब्रीम। तुम्हें अमन से ही बात करनी पड़ेगी कि ब्रिम पहले करना है या फिर एनालिसिस पहले करना है, नहीं सर, वो अमन ही डिसाइड करता है। थोड़ा सा टाइम का थोड़ा इशू हो जा हाँ रहा हाँ, है। मैं समझ गया, तो तुम अमन से बात कर सकते हो, शायद ब्रिम बाद में भी करा सकता है। हाँ, क्यों एक चीज पर फोकस करेंगे ना सर, तो वो हाँ ज्यादा नहीं नहीं, बेटर होगा जैसा समझने में भी। आपको ठीक लगे आप बात कर सकते हो, मेरे हिसाब से वो अमन कर लेगा मैनेज। ऐसा भी होता है, क्योंकि फिर एनालिसिस का ऐसा होता है ना कि एनालिसिस पहले समझ में आना चाहिए, जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि क्या डिजाइन कर रहे हो तब तक तुम उसे ब्रिम पे बना ही नहीं पाओगे। वही चीज मैं भी हाँ, अधिकार था। तो जब तुम एनालिसिस और ये सीख लोगे उसके बाद ब्रिम पे काम करना आसान हो जाता है। हाँ, जैसे जैसे मान के चले सर, आप एनालिसिस पढ़ो, तो अब हम्म। 2 3 दिन 4 दिन क्लास होगा, तो जो 3 दिन 4 दिन मैं बुक से कुछ पार्ट पढ़ूंगा और कुछ इससे, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी। हाँ कोई नहीं, वो तुम अमन से बात कर लेना, हाँ वो कर लेगा मैनेज, वो इशू नहीं होगा। तो या तो उससे कह देना कि एक क्लास ले या जैसे ले, वो हो जाएगा, इतना दिक्कत की बात है नहीं। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन, कल जो सर ने हमने। अमन सर ने भी जो पढ़ाया हम रिवाइज नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा सर, तो हाँ इसीलिए वो थोड़ा इशू तो प्रॉब्लम हो हमेशा रही होता है। है, क्योंकि जॉब वाले जो होते हैं, क्योंकि एक तो आते हैं 8 9 बजे तक, फिर एकदम इसमें लग जाते हैं, फिर वही सेल्फ रेस्ट भी जरूरी होता है, और फिर दोबारा सुबह उठ के चले जाते हैं। सैटरडे संडे मिल पाता है, या सैटरडे किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, और फिर उसमें भी कितने काम होते हैं संडे के दिन। टाइम सब। ड्यूरेशन हाँ, भी हम लोग को कुछ देखना करके सारे पड़ेगा सामान सर। करने में ना। ये कोर्स का टाइम ड्यूरेशन भी देखना पड़ेगा, फिर अब तो एक एक करके सीखेंगे तो 1.5 साल में है सर। नहीं नहीं, नहीं, एक एक इतना साल टाइम नहीं नहीं ये। लगेगा, मतलब वो अमन कर लेगा। अमन क्या करता है कि 1 महीने बाद स्टार्ट आप बात कर सकते हो सब एक साथ मिलके, कि 1 महीने शुरू में एनालिसिस हो जाए कि उसके बाद चालू कर ले, तो वो ऐसे कवर हो जाता है। पूरा तो नहीं हाँ नहीं होता सर, कि। यही थोड़ा बेटर प्रोसीजर होगा सर उसके लिए ना। हाँ, ये होता है अभी कि दोनों 1 महीना कवर अप वो नहीं हो पा रहे। शिफ्ट हो सकता है, उसके अलावा नहीं होता है ज्यादा, कि रवि जी, पूरा ही एनालिसिस सर मैं कंप्लीट हो। हम्म। 1 मंथ भी हो जाएगा तब भी हम लोग इस पे थोड़ा सा हाँ कमांड कर वही वही लेंगे। वही वही इतना हो जाता है, तो आप एक बार अमन को बिल्कुल सब एक साथ मिलके बोलेंगे तो वो फिर कर लो। सर मुझे रवि जी से बोलना ही था कि हम लोग कोई चीज गेन नहीं कर पाएंगे, तो हाँ फिर हाँ, कोई बिल्कुल सही मतलब बात है। नहीं हो पाएगा रवि जी, टाइम नहीं, ड्यूरेशन। हाँ अविनाश जी, बिल्कुल। मेरा ये कहना, मेरा माइंड मत करिए, मेरा नहीं नहीं, कहने का माइंड नहीं मतलब कर है, रहा हूँ। हाँ हाँ मेरे कहने का मतलब है अभी हम लोग डिजाइन इसमें पढ़ेंगे, उसी की मॉडलिंग हम लोग उसमें हाँ ब्रिम हाँ कर हाँ, लेंगे, वही बुरिम पे ही तो करेंगे। वो जो थोड़ा टाइम ज्यादा थोड़ा सा इशू हो जा बेनिफिट रहा है ना, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ इसीलिए। है। मैं भी जॉब कर रहा, मैं भी सारे अरे ही यार, वही है एक्चुअली यही। सर जॉब है तो वही। मेरा थोड़ा सा भी हेप्टिक थोड़ा हो जा रहा है, बहुत ज्यादा। मैं निकल जाता हूँ सुबह 7 बजे, फिर आता हूँ 6 बजे तक, वो कैसे करता हूँ मुझे ही पता है, नहीं तो इसलिए थोड़ा सा हाँ हाँ, इशू वो है। हर एक का भाई अलग अलग जॉब सबका प्रोफाइल यही होती है, सिचुएशन है भाई, और हम लोग। साइट पे तो और ज्यादा टाइम लगता है, 12 घंटे की ड्यूटी होती है सब जगह। मेरा तो टाइम का भी वेरिएशन है, इधर आधे घंटे का फर्क है, मैं थोड़ा और हाँ वही 12 घंटे, वो तो मेरे तो सबका साइट का तो सेम इशू है, सबके वो भी आता है, ऑफर लेटर पे हाँ लिखा हुआ सर। भी नहीं, आप कि। लोग का तो फिर भी 8 बजे क्लास शुरू होती है, मेरे लिए तो 7:30 बजे स्टार्ट हो जाती है सर। अच्छा हाँ, आपके लिए आधा घंटा टाइम और वो चलता है पहले। हाँ। इसलिए तो रात को इतना थोड़ा लेट ही रखते हैं, वरना तो अगर किसी और टाइम रखे तो कोई इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर भी आप सब एक बार अमन से डिस्कस कर सकते हैं कि या तो वो 1 2 हफ्ते लेट कर दे अभी, या नहीं सर, उस। जैसे आप लोग अगर जो डिजाइन करें हम वही मॉडलिंग करें तो मेरे नहीं हिसाब देखो, जो ऐसा होगा ना, मेरा डिजाइन जो है अभी, जैसे मैं गर्डर चालू करूंगा तो इस गर्डर को ही कंप्लीट होने में 1 2 हफ्ते लग जाएंगे, और डिजाइन में ज्यादा टाइम लगता है एज कम्पेयर टू आपका जो ब्रिम है, और इसमें यस कम सर। टाइम लगेगा। डिजाइन में ज्यादा लगेगा टाइम आपको बेशक।
एक क्या पता एक ब्रिज 3 हफ्ते या 1 महीना भी खिंच जाए कोई, जब जब मैं ज्यादा डिटेल में बताऊंगा वो पीसीएससी गर्डर वाला, तो उसमें ज्यादा लग जाता है टाइम। तो वो ब्रिज डिजाइन में तो हमेशा टाइम ज्यादा लगेगा आपका ब्रिम से ज्यादा ही, आप डबल या ट्रिपल ही मान के चलो जो इसमें लगता है टाइम। आपका ब्रिम जल्दी हो सकता है, उसमें इशू नहीं है, क्योंकि वो तो मॉडलिंग पार्ट होता है, उसमें सिर्फ डायमेंशन डिफाइन करनी होती है, जो भी होता है आपके पास पहले से अवेलेबल होता है। यहाँ तो हमें सब कुछ जनरेट खुद से करना है, हर चीज हमें खुद से ही करनी है, तभी तो डिजाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू योर मॉडलिंग और मेकिंग ड्राइंग्स और ऐसा एनी कुछ अदर नहीं, थिंग। आप लोग जैसा करेंगे मैं अविनाश भाई सबके साथ हूँ, ऐसा कुछ नहीं 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 कोई नहीं, मैं यही नहीं कह रहा हूँ नहीं आप सब बात कर लो, मुझे कोई इशू नहीं, है। क्योंकि ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब हो जो जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मैं ये कह रहा हूँ आप सब हैं जो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ब्रिम बाद में हो, तो वो आप अमन से बात करते, शायद अमन ही पढ़ा रहा होगा ना ब्रिम। हाँ सर। हाँ तो अमन से एक बार बोल दिएगा कि थोड़ा वो कर ले, शिफ्ट कर ले जैसे उन्हें ठीक लगे। वो अमन के ऊपर ही है, क्योंकि अमन ही वो देखता है ज्यादातर। ठीक है, तो जैसे कि आपको स्क्रीन दिख रही होगी, दिख रही है ना मेरी स्क्रीन सबको, ड्राइंग। हाँ यस यस सर। तो यही हमने डिस्कस किया था, अब इसे ही हम मॉडल करें, लेकिन हम इसको ना बहुत सिंपल मॉडल करेंगे, ज्यादा चीजें मैं अभी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं लेके आऊंगा, वरना डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसको जैसे मैंने बोला था 18 की जगह 19 मीटर कर लेंगे। और ऐसे भी करते हैं, मैं ये सिंपल ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास जैसे कोई पुरानी ड्राइंग अवेलेबल है और आपका स्पैन चेंज हो जाए, तो इसी पुरानी ड्राइंग को कन्वर्ट करा देते हैं न्यू ड्राइंग में भी। ऐसे ही कि इसको 19 मीटर कर लेंगे, इसको 20 कर लेंगे, और हम पूरा ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। कितना लिया हुआ है, अभी पूरा तो नहीं करना चाहिए वरना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, आधा ब्रिज कर लेंगे बस, और वो भी उसमें भी फुटपाथ और ये सब नहीं लेंगे, सिर्फ 3 गडर और कैंटिलीवर स्पैन जितना बनेगा वो फिर हम खुद डिसाइड करेंगे कि कितना कैरेज वे रखें और ये सब रखें, अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, डायरेक्ट ब्रिज बनाना है, बस आरएल अवेलेबल है और कुछ नहीं हो उसके अलावा, तो फिर हम कैसे करते हैं। तो इतना ब्रिज कर लेंगे, 3 गडर ले लेंगे, गडर गडर के साइज ये सेम यूज कर लेंगे ताकि आसानी हो। और ये आरसीसी है, क्योंकि शॉर्ट स्पैन के लिए 20 मीटर के लिए आरसीसी कोई इशू नहीं होता, आसानी से बनता है, टाइम कम मटेरियल यूज होता है, टाइम कम लगता है, जल्दी कास्ट हो जाता है, हर चीज बहुत क्विकली हो जाती है आरसीसी में। तो इसलिए शॉर्ट स्पैन में हमेशा आरसीसी ही यूज होता है, ना स्टील जाते हैं, ना पीसीएससी जाते हैं, ना कोई और सा स्पैन जाता है, नॉर्मल ओनली आरसीसी गडर। या तो गर्डर यूज होगा या स्लैब यूज होगा, 20 मीटर है तो गर्डर यूज कर रहे हैं, और छोटा होता 10 मीटर के आसपास होता तो स्लैब भी यूज करते हैं। तो वो टोटली स्पैन पे ही रहता है, स्लैब और आसान हो जाती है, बस सिंपल सी इतनी ही मॉडल करनी होती है स्लैब। और तो अब जैसे हम अब हमारे पास सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास ये दिया हुआ है, हम 3 गडर लेके कर रहे हैं, तब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है जैसे हम गडर की स्पेसिंग यहाँ पे 2.5 रखी हुई है, ठीक है, ये 2 गडर के बीच में स्पेसिंग 2.5 रख सकते हैं। 2 से और 2 हमारे पास टोटल विड्थ अवेलेबल होगी, उसके हिसाब से हम अपनी थोड़ी बहुत स्पेसिंग ये चेंज कर लेते हैं, लेकिन 2 से और 3 के बीच में रखते हैं ज्यादातर, इससे ना ज्यादा रखने की कोशिश करते हैं, ना इससे कम रखने की कोशिश करते हैं। अगर ज्यादा रखोगे तो स्लैब जो है आपकी वो कंजर्व हो जाएगी, कंजर्वेटिव, और उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, और कम रखोगे तो कोई फायदा ही नहीं है, आपका मटीरियल ही वेस्ट होगा। तो इस वजह से ये इकोनॉमिकल की वजह से हमेशा जो होता है स्पेसिंग 2 से 3 मीटर 2 से 3 मीटर के बीच में ही रखते हैं गटर की स्पेसिंग, चाहे वो स्टील गटर आए, कंक्रीट गटर आए, पीसीएससी गटर आए। बहुत रेयर ही होता है जो 3.5 तक जाते हैं, जहाँ पे हमारे बीच में गटर क्रॉस गटर ज्यादा होते हैं या कुछ ऐसा होता है, उसमें कर लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या आता है, फिर आता है ये स्पैन, यहाँ से यहाँ तक ये कैंटिलीवर स्पैन हो जाता है, ये हम इसका हाफ रख लेते हैं अभी 1.25, और इसमें इसका हाफ रख लेते हैं। तो अब इससे हमें कितना डिस्टेंस मिल जाएगा, 1.25, 2.5, 2.5, 1.25, तो 2.5, 2.5, टोटल ये हो जाएगा 7.5। और 7.5 में क्या होगा, अब देखो 7.5 तो हमारी कैरेज वे होती है, दो उसके लिए 2 लेन का अगर हम रोड बना रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमारे क्रैश बैरियर भी आते हैं जो कि 0.5 ले लेते हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हम 8.5 लेते हैं, जो टिपिकल ब्रिज में होता ही है यूज, 8.5 टोटल विड्थ होती है। और उसमें क्या होता है कि ये
स्पेसिंग हम उसके हिसाब से चेंज कर देते हैं। जैसे अगर आप लोगे 8.5, अब इसमें क्या करेंगे हम इसको साइनस के लिए सर कुछ छोड़ेंगे? है नहीं 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 साइनस नहीं, के लिए किसके लिए? सर एज मार्किंग देते हैं ना हम लोग। नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी एज मार्किंग के लिए, इसमें तो बस डायरेक्ट मतलब डिजाइन में ये सब नहीं करते हैं, वो सिर्फ उसमें करते हैं आपने जब कंस्ट्रक्शन पे होते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, क्रैच बैरियर को 0.5 लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 0.5 होता नहीं है, एक्चुअल में ये कम होता है। आपका ये जो मार्किंग आएगी यही आ जाएगी, ये एक्चुअल में होता है 0.45। तो 50 mm आपका हमेशा एक्स्ट्रा ही होता है। ये क्रैच बैरियर हम अज्यूम करते हैं कि 0.5 आएगा, लेकिन कभी होता नहीं है 0.5। और तो हमारी क्लियर कैरेज में अगर हम 7.5 ले रहे हैं, 2.25 आ गया, 8.5 और 2 तो 2.8 के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ 2.8 ले लेंगे। अगर हम इसके बीच 2.8 रखते हैं और यहाँ भी 2.8 रखते हैं और यहाँ पे 1.4 कर देते हैं और इधर भी 1.4, तो ये बनता है करीब 8.4, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट होता है। लेकिन अभी मैं यही लेके चल रहा हूँ। वैसे 0.5 से इतना फर्क पड़ता नहीं है, आप इसको 1.5 रखो, 4.5, या मैं इसको बना देता हूँ फिर थोड़ा उससे समझ में आएगा कि इनिशियल जब हम साइजिंग कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। जैसे पहले हमारे पास क्या होगा, बस डिफाइन करना है क्लियर कैरेजवे विड्थ। क्लियर कैरेजवे विड्थ जो आ रही है हमारी, इस क्रैश बैरियर को मत देखो भी, बस क्लियर कैरेजवे विड्थ इंपॉर्टेंट होती है कि जिस पे ट्रैफिक चलेगा। तो ये यहाँ से होती है इसके इस फ्रंट फेस से इसके फ्रंट फेस तक, ये 7.5 लेगी। अब ये जो एक्चुअल होती है इसकी जो विड्थ होती है वो एक्चुअल में होती है 0.45, लेकिन हम अपने ड्राइंग्स में और डिजाइन में ज्यादा लेके चलते हैं 50 mm। वो मार्किंग और कभी कभार एरर आ जाता है साइड पे, उसके चक्कर में 50 mm एक्स्ट्रा लेके चलते हैं हमेशा। लेकिन अगर अब इस जब इतनी हो गई पता, तो हम क्या करते हैं, अब हमें गर्डर लगाने हैं। जैसे हम स्पेसिंग हमेशा क्या लेंगे, 2 से 3 के बीच में। तो या तो हम 2 पे देख लें, अगर मैं 2 पे लगाता हूँ, जैसे यहाँ पे लगा दिया, ये 3 गर्डर यूज कर रहा हूँ मैं। अब ये 2 लिया, ये 2 लिया, ये सब हमारा काम है, ये कोई नहीं बताएगा, हमें करना होगा। अब ये 2 + 2 कितना हो गया, 4। लेकिन इधर कितना बहुत ज्यादा कैंटिलीवर बच रहा है, शायद हमें 3 गर्ड उसकी जरूरत पड़ जाए 4 की, तो हम ये अवॉइड करेंगे क्योंकि हम 4 की जरूरत नहीं है। तो हम स्पेसिंग बढ़ाएंगे, अब 2.5 कर दी, जैसे 2.5 2.5, ठीक है, 2.5 हो गई 5, और रिमेनिंग कितना हो जाएगा 8.4 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा करीब 3.4। अब इसका अगर आप हाफ करोगे 3.4 का, तो वो कैंटिलीवर स्पैन कितना बन जाएगा 1.7। तो कैंटिलीवर स्पैन काफी बड़ा बनना है, तो अवॉइड करते हैं इतना भी नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे 2.8 कर देते हैं। 2.8 जैसी हमने किया तो ये हो जाएगा 5.6, 8.4 माइनस 5.6, तो ये आपका काफी कम हुआ आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8 डायरेक्ट। और 2.8 का जब आप हाफ करोगे, दोनों साइड कैंटिलीवर निकालोगे, तो वो आ जाएगा 1.4। और वही डिस्टेंस ये है कि यहाँ से यहाँ तक भी 1.4 है और यहाँ से यहाँ तक भी, तो एक गडर बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, बोथ साइड इक्वल कैंटिलीवर, इक्वल स्लैब जाएगी, इधर भी 1.4 और इधर भी 1.4। तो ज्यादातर ये वाला जो डिस्टेंस होता है, कभी कभार हम कैंटिलीवर ज्यादा भी निकाल लेते हैं जब हमारा फुटपाथ आता है, और वरना तो हम कोशिश करते हैं कि इनर साइड ज्यादा हो और कैंटिलीवर कम निकले, वरना स्लैब डिजाइन करने में दिक्कत आती है जितना कैंटिलीवर बाहर जाएगा। और कैंटिलीवर हमेशा अवॉइड ही करा जाता है क्योंकि लॉन्ग स्पैन में गिरने का खतरा है, या स्लैब, क्योंकि स्लैब की विड्थ 200 250 या 300 mm तक की जाती है, तो उसमें कभी और बाद में कुछ इशू आने लगे, उसके चक्कर में हम ज्यादा नहीं लेके जाना चाहते। ये जो अंदर का स्पैन होगा, इससे ज्यादा तो कभी जाता ही नहीं है। इसका जो हाफ होता है उसके बराबर लेते हैं या उसके आसपास लेते रहते हैं, मतलब उसका 0.4 से 0.6 तक रखने की कोशिश करते हैं, जो हमारा ये स्पैन है।
तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे यूज हो रहा है 2.8 इंटू 5, जो ये आ रहा है। तो अब एक और चीज, ये तो हमने डिसाइड कर लिया विड्थ। अब क्या है हमारी लेंथ, ठीक, कैसे ब्रिज आ रहा है। ये यहाँ से चालू हो रहा है 19x19 हमारा बियरिंग सेंटर है, 19x19, और 500 mm का इधर आगे को निकला हुआ है बेरिंग के सेंटर से, 500 mm इधर निकला हुआ है। जैसे आप इधर देखोगे तो इससे यहाँ तक ये 500 mm निकला हुआ है, और यहाँ से लेके वहां तक कितना है 19 मीटर। तो ये सब चीजें हमें चाहिए होती है मॉडलिंग के लिए। अब यहाँ से देखो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि यहाँ से ये कितना है, जहां तक मेरा डायफ्राम रहेगा ये होता है आपका ये वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सपोर्ट। सपोर्ट पे जो होता है, क्योंकि हम वहाँ पे टेपरिंग नहीं करते सपोर्ट पे, अगर देखोगे सपोर्ट पे ऐसे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा शेयर स्ट्रेस जनरेट होती है, इस चक्कर में हम विड्थ ज्यादा रखते हैं। और यहाँ से ये दो तीन चीजें और होती है, अगर हमें लिफ्टिंग करानी है तो भी ये इंपॉर्टेंट होती है, शेयर की वजह से भी इंपॉर्टेंट होती है। और ये एक तरीके से यहाँ पे शेयर स्ट्रेस बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड डेवलप्ड होती है, उसके चक्कर में होता है ताकि फेल ना हो फ्यूचर में जाके कभी। और अभी हम डिजाइन करते हैं पतला और बाद में जाके कभी कुछ और फेलियर आ जाए, और फिर जैसे आपको बियरिंग चेंज करनी है या कुछ और वर्क करना है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि थोड़ा डिस्टेंस इसके सेंटर से यहाँ तक हम ठीक रखें जो अपना है। उसके बाद फिर टेपरिंग चालू होती है, फिर जाके ये चालू हो जाता है। तो ये ज्यादातर जो होता है ये हिस्सा, ये हम अपने हिसाब से रख लेते हैं कि जैसे स्पैन है उसके, अब ये छोटा स्पैन है 20 मीटर का, तो मैं मे बी 500 ले लूंगा फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये 1000 भी ले सकता हूँ, 900 भी। तो ये कोई इसकी वो नहीं होती। इसका क्या होता है, कभी कभार हम अपने कॉन्ट्रैक्टर से पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई शटरिंग अवेलेबल है पुरानी, तो बता दो, हम उसके हिसाब से टेपरिंग दे देंगे, वरना हम अपने हिसाब से कर लेंगे। तो फिर उसको शटरिंग और डेवलप करनी पड़ेगी, जो हम ड्राइंग देंगे, जैसा हम ये ड्राइंग देंगे उसको उसके हिसाब से शटरिंग अपनी डेवलप करानी पड़ेगी, शटरिंग वालों को ऑर्डर देना पड़ेगा। तो ज्यादातर क्या होता है कि एक अगर कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मेरे पास पुरानी ड्राइंग अवेलेबल है और मेरे पास ये शटरिंग अवेलेबल है, तो ये चीज हम उसी से उठा के वो कॉन्ट्रैक्टर से या क्लाइंट से डिस्कस करके फिक्स कर लेते हैं कि भाई इसमें हम ज्यादा प्ले नहीं करेंगे, क्योंकि इससे इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। अगर मैं 1 मीटर ले लूँ या 900 ले लूँ, तो तुम ना कोई बहुत ज्यादा कंक्रीट बचा लोगे या बहुत ज्यादा लॉस कर लोगे। रीइंफोर्समेंट सेम ही जाना होता है, तो इसमें इतना ज्यादा प्ले चल जाता है। अब समझ लो जैसे यहाँ से यहाँ मैं ले लेता हूँ 0.5, और ये यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ मैं 1 मीटर, टेपरिंग 1 मीटर की। ये यहाँ से यहाँ पीछे भी 1 मीटर हो जाएगा, ताकि मॉडलिंग में भी आसानी रहे और सॉल्व में भी। अब हमें करना है मॉडल। अब यहाँ से ये मिड डायफ्राम दिए हुए हैं, फिर मिड डायफ्राम हम खुद लगा लेंगे अपने हिसाब से कि यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे आ जाए। जैसे अब 18 लिखा हुआ है, तो 18 को 3 से डिवाइड करके 6 मीटर पे आ जाएगा, तो हर 6 मीटर पे हम एक डायफ्राम दे सकते हैं। आरसीसी कटर में ज्यादा डायफ्राम की जरूरत पड़ती है, सही रहता है। अगर पीसीएससी है तो एक डायफ्राम या 2 डायफ्राम से भी काम हो जाता है, क्योंकि आरसीसी में डायफ्राम भी लोड अच्छे खासे ले लेते हैं, और एक तरीके से पैनल भी बन जाता है एक स्लैब का। ये देख रहे हो ये पैनल, ये इसको डिजाइन करना इसके हिसाब से रीइंफोर्समेंट थोड़ा कम भी आया था पैनल में, तो इस ऐसे भी और ले लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। अब हम मॉडलिंग करते हैं कि कैसे करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट से इधर 0.5 है, इधर 0.5 है, फिर 1 मीटर है, फिर यहाँ से अगर आप मानो 1.51, तो ये कितना पा रहा है 6 माइनस 1.5, 4.5 पे ये आ रहा है, फिर 6 पे आ रहा है, फिर 6 पे आ रहा है, फिर 4.5 पे ये अगला आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो ऐसे ही हमें मॉडल करना है। अब आप अगर इसमें जाओगे, सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है एक नोड क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ एम्प्टी है। कोई भी मॉडलिंग करोगे तो हमेशा सबसे पहले एक नोड क्रिएट करना होगा। क्रिएट नोड 0 0 अप्लाई, तो ये एक नोड क्रिएट हो गया। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे एक नोड क्रिएट हो गया, अभी मैं सिर्फ मॉडलिंग की बात कर रहा हूँ, प्रॉपर्टीज ऑपरेटर अप्लाई नहीं कर रहे। अब ये चीज है सेलेक्ट सिंगल और सेलेक्ट बाय विंडो। तो ये दो आपके पास कमांड होती है, या तो सिंगल सेलेक्ट कर लो
या विंडो से सिलेक्ट कर लो। तो हम ज़्यादातर सिंगल सिलेक्ट यूज करता हूँ मैं तो। अगर किसी को करना हो तो विंडो से भी कर सकता है या पॉलीगन से भी कर सकता है। ये डिफरेंट मेथड है सब सिलेक्शन के, क्योंकि आपको सिलेक्ट तो करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करा, ये हाईलाइट हो गया। अब इनमें से क्या कर सकते हो, कोई कमांड मत यूज करो, डायरेक्ट जाओ एक्सट्रूड पे। यहाँ पे ये यहाँ तक कमांड होगी नोट की, यहाँ से चालू होती है एलिमेंट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है एक्सट्रूड। ये पॉइंट को एलिमेंट में कन्वर्ट करा देगी। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि नोट को लाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करा रही है। यहाँ अभी मटेरियल डिफाइन नहीं है, सेक्शन डिफाइन नहीं है, तो कुछ नहीं लेगा, एम्प्टी रहेगा। अब यहाँ आते हैं आपके कोऑर्डिनेट की, ट्रांसलेट कराना है, रोटेट कराना है, प्रोजेक्ट कराना है। तो हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो ट्रांसलेट करते हैं, इक्वल डिस्टेंस की जगह यूज करते हैं हम अनइक्वल डिस्टेंस। अब कौन से डायरेक्शन में कराना है, एक्स मेरी ये वाली एक्सेस है। एक्सेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 एक्सेस होंगी अपने इसमें, और 2 टाइप से होती है एक्सेस। एक होती है ग्लोबल एक्सेस, एक होती है लोकल एक्सेस। मॉडलिंग हमेशा आपकी ग्लोबल एक्सेस में होगी, और जो रिजल्ट आते हैं या फिर आपको मेंबर का कुछ भी देखना है वो हमेशा लोकल एक्सेस में होगा। तो हमेशा याद रखना ये ग्लोबल एक्सेस है, ये जो डिफाइन है, ये एक्स इस डायरेक्शन में, वाई इस डायरेक्शन में, जेड जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अगर आप स्ट्रेट यूज करोगे तो उसमें देखा होगा कि ये जेड जो है मेरा इस डायरेक्शन में आता है, एक्स तो सेम ही रहता है, लेकिन वाई जो होता है मेरा परपेंडिकुलर होता है, इसमें जेड परपेंडिकुलर है। तो ये चेंज आता है मिडास और स्ट्रेट में और बाकी सॉफ्टवेयर में कि इसकी एक्सेस अलग है, उसकी एक्सेस अलग होती है। तो हमेशा एक्सेस याद रखना। फिर यहाँ पे डिफाइन करना होता है कौन सी एक्सेस में हमें डिस्टेंस लेके आना है। अब मुझे लेके आना एक्स में, और ये mm में है, तो पहले इसकी यूनिट चेंज कर दो, किलो न्यूटन और मीटर में रख लो। अब यहाँ लिखो पहला पॉइंट क्या है, 2.5 कॉमा 0.5, ये 2 पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या, कॉमा 1.5, ये हो गया अब तक टेपरिंग तक। फिर कॉमा 4.5, पहला मेरा एंड मिड डायफ्राम, कॉमा 2 मिड डायफ्राम आएंगे, तो 2 भी कर सकता हूं मैं, 2@6, कॉमा फिर 4.5 पे मेरा टेपरिंग चालू होगी, और वो एंड कहाँ होगी 1.5 पे। फिर 0.5, ये या 2@0.5 कर लूंगा, 2@0.5। अब मैंने इतनी कमांड लिख दी, ये सिलेक्ट करा हुआ है, सिर्फ मैं क्लिक करूंगा अप्लाई, ऑटोमेटिकली ये मेरी लाइन बन गई। ये यहाँ से यहाँ, 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 यहाँ। अब मुझे इसे चेक करना है कि आपने एक लाइन बना ली, लेकिन आपको नहीं पता, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा कि डिस्टेंस क्या है, क्या सही है नहीं सही है, कि मैंने सही भी लिया है नहीं लिया, टोटल लेंथ मेरी गडर की या ब्रिज की। तो यहाँ क्वेरी में जाके क्वेरी नोट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ विंडो ऐसी ओपन हो जाएगी, छोटी सी क्वेरी डायलॉग बॉक्स। इस ग्रीन बॉक्स में क्लिक करके पहले पे क्लिक करेंगे, लास्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस दिखा देगा ये। अब अगर आप देखो तो ये काफी ज्यादा दिखा रहा है 26, तो इसमें एक 6 मीटर एक्स्ट्रा जा रहा है। कैसे जा रहा है एक्स्ट्रा, कि यहाँ से यहाँ आया, यहाँ आया, ये एक 6 मीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये एक 6 हो गया, ये एक 6 हो गया, और फिर ये हो गया। तो मेरा क्या एक्स्ट्रा हुआ, ये 6 एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे हम डायरेक्ट, जैसे अब हमसे ये गलत हो गया, मतलब बता रहा हूँ, Ctrl+Z दबाएंगे, और यहाँ पे सिर्फ एक जो मैंने 2 लगाया था, 2x6, ये 1 आ जाएगा सिर्फ 1x6, और इसी को वापस सिलेक्ट कर लेंगे इसी से, और अप्लाई करेंगे, ये हो गया। अब वापस चेक कर लेंगे डिस्टेंस, इसमें क्लिक करके ये 20 आ गया, यहां से यहाँ मैंने 19 आ गया, ठीक है, बेयरिंग टू बेयरिंग 19 आ गया, टोटल स्पैन जो ब्रिज आ गया वो 20 आ गया। ऐसे करके चेक हो जाती, नहीं यहाँ से यहाँ कितना था, यहाँ से भी यहाँ भी चेक कर सकते हैं 1.5, यहाँ से यहाँ 6 मीटर। तो ये हमारा एक बीम मॉडल हुआ जो कि अभी हमें रिक्वायरमेंट है। अब इसको क्या करेंगे, कॉपी करना है दूसरे डायरेक्शन में। तो इसी को ये वाला सिलेक्ट करके, जैसे अब मेरे पास ये भी है विंडो, ऐसे विंडो बना के मैं क्लिक करूंगा तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, या इससे सिलेक्ट करना चाहूंगा, इससे मुझे बटन दबा के रखना पड़ता है, इससे सिर्फ एक बार क्लिक करके एक बार दूसरा क्लिक करना होता है। फिर ये भी है पॉलीगन, कि ऐसे 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 मैं पॉलीगन बना के
एंटर कर दूं तो ये पॉलीगन में भी आ जाता है। और फिर ज्यादातर तो सबसे इम्पोर्टेंट यही रहता है कि इसी को यूज करें। ये अब यहाँ देखो मुझे क्या करना है, अब इसको कॉपी करना है इस डायरेक्शन में। 2 गडर और चाहिए, एक ये एक ये, या तो मैं इस साइड बना लूं या इस साइड बना लूं। तो इसमें क्या है, वाई जो डायरेक्शन जाता है वो इस डायरेक्शन जाता है। लेकिन अब मैं ये कमांड यूज नहीं करता एक्सट्रूड, नोड एलिमेंट में जाकर मैं यूज करूंगा ट्रांसलेट कमांड। ट्रांसलेट मतलब कॉपी करना हो या कुछ भी करना हो। इसमें भी अब देखो ये कॉपी है, मूव है, इक्वल डिस्टेंस, नोड इंक्रीमेंट। तो मुझे क्या कुछ नहीं चेंज करना, कॉपी रखना अनइक्वल डिस्टेंस, लेकिन यहाँ क्या कर देना वाई, और यहाँ क्या करना है 2@2.8। कुछ यहाँ पे नहीं करना है चेंज। अगर मुझे कहीं पे कॉपी नोट एट्रीब्यूट कुछ भी बनाया नहीं है तो जरूरत ही नहीं है। क्लिक नाउ, मेरे 3 गडर हो गए। लेकिन अभी तक मैंने गडर को कोई प्रॉपर्टी नहीं दी है, कुछ नहीं दिया है, बस ये लाइन मॉडल है। ठीक है, तो अब मेन चीज चालू होगी। ये तो हमने जैसे लाइंस बना ली, तो ये इतना काम कंप्लीट हो गया। अब हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्रिलेज मॉडलिंग। ग्रिलेज मॉडलिंग, ग्रिलेज मॉडलिंग में क्या करते हैं, हम पूरे ब्रिज को सिर्फ नोड और एलिमेंट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नोडल एलिमेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, और वो भी सिर्फ 2D डायरेक्शन में, इनटू 2D। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ एक्स और वाई में जा रहे हैं, हम यहाँ तक कि वर्टिकल में भी नहीं जाएंगे। तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रिलेज मॉडलिंग। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। RCC और नाम रख देता हूँ 20 मीटर RCC गर्डर। और इसके साथ आप चाहे तो ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो 8.4 मीटर विड्थ और 8.5 मीटर विड्थ। इससे चीजें कंफर्म हो जाती है कि भाई मेरा 20 मीटर का स्पैन था, ये स्पैन है, डिस्टेंस नहीं है, टोटल स्पैन। तो टोटल स्पैन और विड्थ ये हो गई। तो इस नाम से फाइल फिर जल्दी मिल जाती है, और एकदम आप देख सकोगे कि नेमिंग प्रॉपर रखोगे। अब मैं जाता हूँ उसमें प्रॉपर्टीज में, क्योंकि अभी ये क्या है, सिर्फ यहाँ कोई ना प्रॉपर्टीज है ना मटेरियल है, क्योंकि मटेरियल भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप इसमें आ जाओगे नोड एलिमेंट छोड़ के प्रॉपर्टीज में। यहाँ सबसे पहले मटेरियल कमांड, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमें क्या चाहिए, कंक्रीट चाहिए, क्योंकि RCC पूरा कंक्रीट का ही होगा। यहाँ हम पोर्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे IRC है, IRS है, IS है, तो कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे तो IS IRC सेम ही होता है, हल्का बहुत यहाँ फर्क आ जाता है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी में। जैसे मैंने IRC सेलेक्ट करा, और अब मैं ले लेता हूँ M40। ये अपने आप आ जाएगा मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी और ये सब, और ओके कर दिया तो M40 हो गया। अब इसको क्लोज कर दो, ये ऑटोमेटिकली अपने आप अप्लाई हो गया होगा इस पर। अब यहाँ पे सेक्शन प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से भी खोल सकते हो आप मटेरियल सेक्शन, लेकिन कोई नहीं, मैं दोबारा खोल के देखा है। हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ खुलेगी बहुत डिटेल विंडो। डिटेल विंडो आप देखोगे DB, वैल्यू, SRC, कंबाइन, PCSC, टेपर्ड, कंपोजिट, स्टील गर्डर। तो यहाँ n नंबर ऑफ सेक्शन हम चूज कर सकते हैं। ये भी अच्छी चीज है। अगर आप किसी और में मॉडल करोगे तो उसमें काफी डिफिकल्ट होता है ये वाली प्रॉपर्टीज डिफाइन करना, जो अभी हम करेंगे। तो आप DB यूजर में देखोगे तो यहाँ पे सारे सेक्शन, जैसे नॉर्मल जो एंगल, चैनल, IT, बॉक्स, पाइप, डबल एंगल, डबल चैनल, सॉलिड और ऑक्टागन ट्रैक, सॉलिड ट्रैक, कोल्ड फॉर्म, अपराइट, यूरिन, तो ये सब अवेलेबल है। मतलब बस इसमें डायमेंशन डालनी होती है और ये सब चेंज हो जाएंगे। आप इसमें वैल्यू में जाओगे, यहाँ तो अपना सेक्शन डाल सकते हैं कि यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकता हूँ मैं B1 D1 अपने हिसाब से। यहाँ पे भी मेरे ये सारे सेक्शन आ जाते हैं। जैसे अब अगर मैं जनरल सेक्शन में जाऊँ तो मैं SEC फाइल भी ला सकता हूँ,
मैं भी ये नहीं बता रहा कैसे इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमें नॉर्मल चीज आ जानी चाहिए। ये हो गया, ये अब एसआरसी जो होता है ज्यादातर यूज नहीं करते, ये होता है अपना कंबाइंड सेक्शन कंक्रीट प्लस स्टील। इंडिया में या मिडिल ईस्ट में कहीं यूज नहीं होता, बहुत रेयर ही यूज होते हैं ये, कनाडा में या इधर नॉर्वे और स्वीडन में, जहाँ बहुत ज्यादा ठंड होती है या टेम्परेचर -50 में जाता है, वहाँ यूज होती है। तो इसलिए इसकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। कंबाइन सेक्शन होते हैं, ये भी जरूरत नहीं पड़ती, ये भी स्पेशल स्टील में ही रिक्वायरमेंट होती है। बिल्डिंग्स में, ब्रिजेस में आप नहीं देखोगे ये वाले सेक्शन। ये एसआरसी और कंबाइन बहुत रेयरली कभी भी ब्रिज में आएंगे। सबसे कॉमन होता है पीसीएससी, जो कि ये होता है, ये हमेशा मिलेगा। अब इसमें भी बहुत सारे होते हैं, पीसीएससी 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, n नंबर ऑफ सेल, पीसीएससी मिड आई, ये आप क्लिक करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा मिड, फिर ये ऐसे करोगे तो ये आई आ जाएगा। तो हम आई में ही कर लेंगे, लेकिन अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ये हाफ भी जनरेट कर सकते हैं, फिर टी करना हुआ या कोई और करना हुआ, तो ये सब यहाँ है। फिर उसके बाद है हमारे पास पीसीएससी टेपर्ड है। अब दो सेक्शन को, जैसे ये जो टेपरिंग करनी होगी ना यहाँ पे, ये टेपरिंग, ये हम इसके थ्रू करेंगे, अब वो बता दूंगा कैसे होगा। फिर हमारे पास कंपोजिट है, इसका बहुत यूज होता है इसमें, स्टील कंपोजिट, स्टील बॉक्स कंपोजिट, कंपोजिट आई जो हमारा कंक्रीट का होता है, कंक्रीट नहीं पीसीएससी का होता है, कंपोजिट टी ये भी पीसीएससी होता है, या कंपोजिट पीसीएससी भी होता है डायरेक्ट, या कंपोजिट जर्नल ये भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट होती है। फिर ये स्टील गडर्स हैं, ये भी काफी यूज हो जाते हैं, जैसे स्टील आई गडर है या स्टील बॉक्स गडर है, और आपको किसी रेफरेंस से बनाना है तो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम मॉडल कर देंगे पीसीएससी से। पीसीएससी में जाएंगे। अब दिक्कत क्या होगी कि अगर मैं इसको यहाँ से नहीं करूंगा डिफाइन, ये इसको पीसीएससी कंसीडर करेगा और हमेशा समझेगा प्रीस्ट्रेस कंक्रीट। तो इससे क्या होगा, आप सॉफ्टवेयर में डिजाइन नहीं कर पाओगे, वरना फिर वो आपको केबल देनी पड़ेगी। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी होती है, अगर आप सॉफ्टवेयर से ही डिफाइन करना चाह रहे हो तो वो चीज उसमें एक्यूरेट आनी चाहिए उसी सेक्शन में। जैसे पीसीएससी जो है पीसीएससी में ही डिफाइन होना चाहिए, और ये जो वैल्यू है जैसे आरसीसी गडर है तो ये इसमें होना चाहिए, अगर हम सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं डिजाइन। और ज्यादातर आरसीसी क्या करते हैं, हम अपने उससे कर लेते हैं एक्सेल से या मैनुअली, क्योंकि अगर हम सॉफ्टवेयर से आरसीसी डिजाइन करेंगे तो वो हमेशा कंजर्वेटिव रिजल्ट देगा आपको, और स्टील हमेशा ज्यादा जाएगा। इस वजह से हम थोड़ा अवॉइड करते हैं सॉफ्टवेयर, लेकिन पीसीएससी यूज कर लेते हैं, क्योंकि पीसीएससी में स्टील जाता ही नहीं है। पीसीएससी में सिर्फ केबल जाती है, स्टील सिर्फ हम देते हैं नॉमिनल, जो कि वही प्री डिफाइन ही होता है कि 10 mm के 100 की स्पेसिंग पे पेरीफेरी में बाल लगा देते हैं हम डायरेक्टली। और बाकी जो होता है एंड एंकरेज वो अलग से डिजाइन हो जाता है, या उसकी तो वैल्यू डायरेक्ट किसी भी मैनुअल से उठा के वो भी ले सकते हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होती। बस शेयर इसमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो जैसे अब मैं पीसीएससी में गया, पीसीएससी में मेरा क्या है आई, तो ये वाला सेक्शन खुल जाएगा। अब आप देखो यहाँ पे सेक्शन नेम, यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड सेक्शन भी आ जाते हैं, जैसे ये अगर मैं आश्तो पे क्लिक करूंगा तो ये अपने आप ही क्लिक कर लेगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये सब भी होता है, ये आश्तो का होता है प्रॉपर, इंडिया का नहीं है अपने कुछ भी ऐसा, तो इसलिए इंडिया का नहीं आता है। लेकिन आश्तो के अपने सेक्शन आते हैं, आश्तो के आते हैं, कैल्ट्रेंस के आते हैं, आई डॉट, टी एक्स डॉट, क्वी डॉट। तो ये सारे प्री डिफाइंड सेक्शन हैं जो अलग अलग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज होते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है अपना, तो हम नन पे रहते हैं, हम कुछ वो नहीं करते। ये सब जो होता है वेब थिकनेस फॉर शेयर, ये सब हम ऑटो पे कर देते हैं, टॉर्जन भी सब ऑटो पे। अब यहाँ डिस्टेंस देखोगे आप, सबसे पहले पूछ रहा है ये HL1, तो HL1 जो है ये डेप्थ है। तो अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ड्राइंग की, और ड्राइंग में भी हम क्या देखना होगा, सिर्फ आप देखो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना लिया हुआ है 250.25, तो हम 0.25 यहाँ पे डाल देंगे। अब अगला डिस्टेंस आप देखेंगे HL2 है यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5। ये है। अब हम बात कर रहे हैं हम इसकी,
क्योंकि हम पहले मिड डिफाइन करते हैं। तो ये है 1.15 ये डिस्टेंस, तो 0.15। अब दूसरा डिस्टेंस देखेंगे HL3। HL3 है इसके यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप देखो टोटल डिस्टेंस जो है 1.8 है। मुझे HL3 कहाँ से चाहिए, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो 1150 तो मेरा यहाँ से यहाँ तक है। अब इसमें से अगर मैं 250 माइनस कर दूंगा तो वो आ जाएगा मेरा HL3। 1150 माइनस 250.9 0.9। और HL4 क्या है, आई थिंक ये दिया हुआ है 0.15, फिर 0.25, 0.15, 0.25। अब यहाँ कुछ चालू नहीं हुआ है। जब हम BL डिफाइन करने लगेंगे तो ये दिखना चालू होने लगेगा। अब देखो सबसे पहले क्या पूछा है, BL1, ये है मेरी वेब की थिकनेस। वेब है 325, इसका हाफ लेंगे हम 162.5, 1625 पॉइंट। और फिर हमारा है BL2। BL2 है यहाँ से यहाँ तक, तो हमें याद है ये 1.4 था। अब हमारा बच रहा है BL4। BL4 है बॉटम में 625 डिवाइडेड बाय हाफ 3125, तो 0.3125। अब ये देखो यहाँ पे कैसी फिगर बननी है, एक्यूरेट नहीं बननी। क्यों एक्यूरेट नहीं बननी, क्योंकि ये यहाँ से डायरेक्टली टेपर्ड आ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एक JL1 है और JL2 है, देख रहे हैं यहाँ पे JL1 और JL2। तो मैं JL1 ऑन करूंगा, यहाँ क्लिक करके ये ऑन हो जाएगा। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा 0.25, ये इसको रखूंगा 0, और इसका डिस्टेंस किधर है, JL2 का ये रहा। और ये डिस्टेंस जो चालू होता है मेरा, 1 मिनट, ये यहाँ से जाएगा। इसका डिस्टेंस यहाँ से नापना पड़ेगा मुझे। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 300, इसके 300 प्लस 162.5, 462.5, ये माइनस करना पड़ेगा मुझे 1.4 में से। हाँ ये कितना आ जाएगा 1.4, 1 मोमेंट। हाँ हाँ जस्ट 0.9375, 0.937। अब ये देखो ये बन गया एक्यूरेट, यही ये बन गया ना, ये इस टाइप से ये एक ये बन गया। आप समझो यहां से लेके यहां तक एक सेक्शन बन गया टिपिकल। सर इसकी स्लैब अलग से डिजाइन होती है इसी के साथ में जैसे टी-बीम डिजाइन करेंगे? अगर हमें वैसे तो स्लैब हमें अलग से ही करनी पड़ती है डिजाइन, क्योंकि मिडास को ये नहीं पता होता डिफरेंस की। वो क्या समझता है, इसको एक एंटिटी समझेगा, इसको सिंगल यूनिट समझेगा। अगर तुम्हें करना है पहली बात तो इसमें भी नहीं होगी, वो वैल्यूम होगी। लेकिन मिडास के साथ ड्रॉबैक क्या है, उसको नहीं पता स्लैब क्या है, गर्डर क्या है। उसके लिए तो ये पूरा एक यूनिट है, तो स्लैब आपको अलग से ही डिजाइन करनी पड़ेगी, या फिर मुझे एक प्लेट मॉडल करनी पड़ेगी, उसमें रीइंफोर्समेंट डालना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस है, आप मिडास में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये ऐसे डिफाइन करा है एक ही मेंबर को, तो ये मिडास ये वाला मेंबर लेगा, ना कि स्लैब अलग समझेगा या फिर आपका गर्डर अलग समझेगा। ये एक मेंबर है। और हमें स्लैब, जब हम RCC गर्डर पे बात करते हैं तो हम स्लैब डिजाइन नहीं करते, हम एज ए टी बीम डिजाइन करते हैं। मैंने आपको उस दिन पिछले लेक्चर में बताया था, ये टी बीम बन जाती है यूं और यूं।
ये स्लैब अलग नहीं होती, ये हमारा पार्ट होती है आई गर्डर की, तो इसलिए इसको हम टी बीम बोलने लगते हैं क्योंकि इसकी शेप टी बीम है। लेकिन अगर यहीं पे स्लैब मेरा क्या होता है, ये जो गर्डर है मतलब अब मैं क्या करता, ये अलग कंक्रीट होता, स्लैब का अलग कंक्रीट होता, तब ये स्लैब अलग डिजाइन होती, या फिर मेरे मटेरियल चेंज हो जाता। ये मेरा आई गर्डर स्टील का हो जाता और फिर ये स्लैब उसकी हो जाती आरसीसी की, तो मुझे अलग डिजाइन करनी पड़ती, या फिर पीसीएस की गर्डर हो जाता कि यहाँ पे मैं केबल दे देता, तो मेरी ये स्लैब जो है अलग डिजाइन हो जाती है। लेकिन फाइनल डिजाइन चेक जो होता वो कंपोजिट चेक करता, मतलब दोनों को मिला के कि मेरी स्लैब प्लस आई होती। तो यही फर्क होता है कि जब हम आरसीसी में बात करते हैं तो आरसीसी हमेशा पूरा एक सेक्शन मज्यूम करा जाता है थ्रू आउट, क्योंकि उसमें सेम रीइंफोर्समेंट जाएगा और हर रीइंफोर्समेंट आपस में कनेक्ट होगा। इसलिए आरसीसी के लिए आपको डिफरेंट स्लैब डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चेक होता है कि आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक स्पैन बनता है। अब ये अगर स्पैन बन रहा है या फिर ये कैंटिलीवर जो बन रहा है, तो क्या मैं जो ये टॉप रीइंफोर्समेंट दे रहा हूं अपने इसमें आई गर्डर में या अपने टी गर्डर में, कि वो ओके है नहीं है, उसके लिए हम अलग से एक चेक कर सकते हैं स्लैब का। लेकिन स्लैब जो है हमारे टी गर्डर का पार्ट है, उसमें अगर आप अगर आपको ये आई गर्डर यहाँ पे ये वाला रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना है, जो मेन रीइंफोर्समेंट होगा उसमें हमेशा स्लैब आएगी ही आएगी कैलकुलेशन में। और अलग से भी स्लैब को हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता लोकली क्या रीइंफोर्समेंट आ रहा है। एक तो ये होता है ग्लोबल चेक हो जाएगा पूरे थ्रू आउट एक वन लॉन्गिट्यूडनल का, और एक लोकल चेक होगा वो खाली स्लैब का होगा। तो ब्रिज के भी इसलिए डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में चेक चेंज हो जाते हैं। सर जो कास्टिंग स्लैब कास्टिंग से पहले इस पे एक चेक लगाना पड़ेगा गटर पे, स्लैब कहाँ पे क्या कास्टिंग दोबारा बोलना मैं स्लैब सुन पाया। कास्टिंग बैक स्लैब कास्टिंग से पहले हाँ हाँ और जो कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर हम गटर सिलेक्ट करते हैं और लॉन्च कर देते हैं, हाँ हाँ स्लैब कास्टिंग बाद में करते हाँ हैं। तो हाँ जो अपना गटर होगा क्या उसको उस लोड के लिए चेक किया जाएगा कि वो इंडिविजुअली बैक लोड के लिए जो भी कंस्ट्रक्शन लोड हाँ आ हाँ रहा कर है। सकते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जॉइंट आ गया है ना, अब स्लैब बाद में हाँ कास्ट हो रही है, लेकिन हाँ आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट सेम है और आपका रीइंफोर्समेंट थ्रू आउट जा रहा है, तो आप इसमें क्या होता है एक इसको क्या कह सकते हैं, वैसे टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज आती नहीं है, एक क्रीप और श्रिंकेज आते हैं इसमें आरसीसी में। वो एक फाइनल में आते हैं क्रैक विड्थ और स्ट्रेसेस में, वो चेक हम बाद में करते हैं इंफिनिटी टाइम के लिए। लेकिन आपको इनिशियल करना है तो स्ट्रेसेस चेक करी जा सकती है कि इसमें क्या स्ट्रेसेस आ रही थी जब मेरा पहले ही गटर कास्ट हो चुका था। वो मैं दिखा दूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे जब हमारी स्लैब कास्ट होती है उसको कैसे चेक करते हैं। वो होता है, उससे कुछ नहीं होता, बस लॉन्ग टर्म इफेक्ट आ जाते हैं कि मेरा ये जो गटर आई, इसको बीम कह लो गटर कह लो कुछ भी कह लो, इसमें क्या हो गया कि पहले ही ये हार्ड हो चुका है और इसकी प्रॉपर्टीज लॉक्ड हो चुकी है, लेकिन ये अभी भी हार्ड नहीं हुआ है या ये ट्रांजिशन स्टेट में है, तो उसके चक्कर में आपका जो श्रिंकेज आता है और जो क्रीप आता है वो डिफरेंट आता है, तो वो इफेक्ट करता है स्ट्रेसेस में और इसमें क्रीप श्रिंकेज में क्रैक वेट में बस। लेकिन जो यूएलएस चेक होगा वो कंबाइन होता है, शियर चेक जो होगा वो भी कंबाइन होगा, उसमें कोई नहीं करेंगे। लेकिन जो एसएलएस चेक होते हैं उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट चेक दिखा सकते हैं, वो मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं। बहुत आसान होता है, पहले हम सिंपल आई गटर को सेल्फ वेट के लिए चेक कर लेते हैं, यहाँ तक गटर यहाँ तक मान के, और उसके बाद हम पूरे को कंबाइनली भी चेक कर देते हैं। तो ये हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दोनों तरीके से मैं बता दूंगा कि कंबाइन कैसे करेंगे और अलग अलग कैसे करेंगे, क्योंकि ये मैंने दोनों किया है। उसमें मैंने क्या, आप इसमें तो बहुत चीजें कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस गर्डर को प्रीकास्ट ला सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे लाके पुट करो और ऊपर से स्लैब डाल दो। लेकिन अब उसमें क्या होगा, स्लैब भी आरसीसी की गर्डर भी आरसीसी का, तो ये क्या होते हैं मोनोलिथिक हो जाते हैं। जब आपका ये मोनोलिथिक हो गया कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं हो रहा है इन्वॉल्व, कि मेरी स्लैब अलग नहीं है और मेरा गर्डर अलग नहीं है, तो अब तक कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो इंटरनल स्ट्रेसेस होती है ना वो इक्वली फ्लो करेंगी पूरे गर्डर में, वो डिफरेंस नहीं आने का है। लेकिन बाकी अगर मेरी स्लैब का मटेरियल डिफरेंस हो गया या मेरा गर्डर का मटेरियल डिफरेंस हो गया या मेरे सेक्शन वो हो गए डिफरेंट कुछ और हो गए, पीसीएससी हो गई, तीसरा एलिमेंट आ गया, तब जाके डिफरेंस अराइज होते हैं, वरना तो आरसीसी में कोई इतना चेंज नहीं आता है। लेकिन हम हाँ वो चेक में दिखा दूंगा जो आपने पूछा है वो बता देंगे। तो अभी हम प्रॉपर्टीज पे थे, तो ये हमने एक डिफाइन कर लिया, अब इसको नेम भी देना पड़ेगा पहले तो। हाँ ये नहीं, ये वाला है,
इसको नेम देंगे हम, सेक्शन आईडी है, नेम नन की जगह लिखेंगे मिड सेक्शन, क्योंकि ये मिड में ही है। और जैसे मैं सिर्फ अभी अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो ये देखो थ्रू आउट सब पे अपने आप ही आ गया। अब इसमें मुझे एक चाहिए सपोर्ट सेक्शन। सपोर्ट सेक्शन में कुछ नहीं होना है, सिर्फ ये चेंज होना है, ये कितना हो जा रहा है, और वो थोड़ा सा चेंज जो होना है यहाँ। अब ये क्या है, यहाँ से भी ये 150 है, पहले जो था 300 था, ये 150 था, तो ये चेंज हो जा रहा है मेरा 0.625, जो 3125 ये तो था ही, ये यहाँ पे ये हो जाएगा। कॉपी करके अब आप देखो कुछ नहीं करा, बस मैंने एक चीज चेंज करी है, अपने आप ही ये हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है, मुझे ये सेम नहीं रख सकता वरना फिर मुझे दिक्कत आती है। 312 रख लेता हूँ इसको, 12 और अप्लाई नहीं हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, क्योंकि ये एरर दिखाने लगता है जब हम इक्वल रखते हैं। 3125 शायद इसको नहीं, इसको रख लेता हूँ। इक्वल नहीं करना होता हमें, थोड़ा बहुत डिफरेंस रखना होता है। अब ये शायद अप्लाई हो गया होगा, सपोर्ट सेक्शन आ गया। अब क्लोज कर दो। अब आप देखो ये अपने आप ही ये ले रहा है, लेकिन मेरा क्या है, मुझे ऐसे नहीं चाहिए। मुझे पता है, मैं यहाँ आऊंगा, इस पे क्लिक करके ये सेक्शन में आया हूँ, दो प्रॉपर्टी डिफाइन करिए, एक मटेरियल डिफाइन करा है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, ये मेरे सपोर्ट थे, ये भी सपोर्ट था, ये भी सपोर्ट था, तो इसको क्या करूंगा, सपोर्ट सेक्शन दे दूंगा। लेकिन इसमें मुझे गड़बड़ सी क्या लग रही है, ये 1 मीटर लिया हुआ था मैंने, 1, ये शायद ज्यादा लिया हुआ था क्या, 1 मिनट, ये कितना लिया हुआ था, 19, तो ठीक है। वन मीटर, ये कितना लिया हुआ है, फिर एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ओके है, ये ज्यादा लग रहा है मुझे, 1.5, ये 1 होना चाहिए था। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, सब सही है। इसको अगर हमें चेंज करना हो तो बहुत आसान है, इस नोड को सिलेक्ट करो, नोड एलिमेंट यहाँ ट्रांसलेट पे क्लिक करके, ये मूव पे क्लिक करके, ये -0.5 अप्लाई, ये अपने आप मूव कर जाएगा। अब ये 1 मीटर, और मुझे इसको भी मूव कराना है, .5, हाँ ठीक है। अब मुझे टेपर डिफाइन करना है। अब आप देखोगे 3D व्यू ये ऐसा दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम इसको भी चेंज करेंगे, पहले हम टेपर डिफाइन कर लेंगे। अब जाएंगे वापस प्रॉपर्टीज में, सेक्शन प्रॉपर्टीज में, ऐड, यहाँ पे टेपर्ड में, यहाँ क्लिक करेंगे, हमारा क्या था, PCSC आई, सिमेट्रिक कर देंगे। पहला मिड से अगर हम सपोर्ट की ओर जा रहे हैं, ये अपने आप ले लेता है प्रॉपर्टी। यहाँ नेम देंगे मिड टू सपोर्ट, एक बन गया ये। अब दूसरा क्या बनेगा, सपोर्ट टू मिड, सपोर्ट टू, अब इसको चेंज कर देंगे सपोर्ट, और इसको चेंज कर देंगे अप्लाई। और मुझे एक चीज और चाहिए,
वो है मेरा डायफ्राम। एंड डायफ्राम, मिड डायफ्राम मैं सेम ही रख लूंगा, सॉलिड रेक्टेंगुलर, यहाँ मैं मेंशन कर दूंगा। एंड डायफ्राम रख लो नेम, एंड डायफ्राम। एंड डायफ्राम सॉलिड रेक्टेंगुलर, इसमें आके यूजर। अब यहाँ देख लो कितना आ रहा है। एंड डायफ्राम जो है यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है 1.15 एंड 2325। सर 1.15 मिनट 3.25 क्यों किया? हाँ अभी रुक जाओ, टाइम आधा घंटा। हाँ मैं दिखाता हूँ ना, ये ड्राइंग में देखो ना, ये है 325 यस सर। और डेप्थ है मेरी ये। अच्छा मैं 3। स्लैब इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा ना, फिर मैं एंड करना अच्छा, चाहिए। ठीक है सर। 1150, तो हाइट 1.15 और ये है 0.325। अभी ये सब अभी और चीज़ें भी दिखाऊंगा क्या जरूरत पड़ेगी। अब क्लोज कर दो। तो अब यहाँ पे ये था मेरा टेपर्ड, यहाँ आएंगे मिड टू सपोर्ट, मिड से सपोर्ट ये वाला टेपर्ड है, इसको सिलेक्ट करो और ड्रैग एंड ड्रॉप करा दो ये। और सपोर्ट टू मिड ये है, इसको सिलेक्ट करो, ये करा दो। अब 3D व्यू देखोगे, ये देखो बिल्कुल दिख रही है टेपरिंग। मैं चलो एक दिखाता हूँ मम्मी, लेकिन अभी एक्यूरेट नहीं दिखेगी, मुझे एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी, बताता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफसेट, ये चेंज करना मैं सेंटर टॉप। ओके ओके, सबका चेंज करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे मॉडलिंग चेंज होती है, हम टॉप के अबाउट मॉडल करेंगे अब। प्रॉपर्टी ओके, अब देखो तो क्लियर दिखाई दे रहा है, देख रहे हो, ये एक्यूरेट ऐसे ही दिखेगा ब्रिज। अगर तुम इसको सिलेक्ट करके, अब देखो एक बीम, ये देखो यहाँ से आया, ये अपने आप ही स्मूथ टेपरिंग सॉफ्टवेयर ने अपने आप ही कर ली। तो इसमें मुझे कोई एवरेज प्रॉपर्टी नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, सब काम मेरा खुद कर ले रहा है। देख रहे हो, ये बिल्कुल एक्यूरेट है ये, लेकिन ये ड्राइंग नहीं देता, ये सिर्फ दिखाएगा। अभी समझो कि मेरा ड्राइंग भी दे देगा तो ये उसका ड्रॉबैक है, कोई ड्राइंग व्राइंग नहीं देगा, बस ये अच्छा व्यू दिखाएगा आपको। रिपोर्ट रिपोर्ट अच्छी बनती है, डिजाइन रिपोर्ट, उसमें 3D व्यू जाते हैं, ये सब चीजें होती हैं, तो बस इस वजह से है ये। तो ये कंसीडर हो जाएगा। अब मुझे क्या लगाना है, मेरे डायफ्राम्स। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा क्रिएट एलिमेंट्स में, क्योंकि मुझे 2 पॉइंट के बीच में लगाने हैं डायफ्राम। यहाँ पे आप देखो ग्रेड, अब मुझे क्या चाहिए, ये एंड डायफ्राम। यहाँ क्लिक करूंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए, इससे इस पॉइंट तक, इससे इस पॉइंट तक। लेकिन अभी दिक्कत क्या होगी, डायफ्राम जो होंगे वो ऊपर को भाग रहे होंगे, देख रहे हो, अभी ये अपनी लोकेशन पे नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, वापस यहाँ जाएंगे, इसकी चेंज ऑफसेट में जाएंगे, लेकिन अब मुझे सेंटर टॉप तो चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, इसका एक्सट्रीम फाइबर भी ये चेंज करूंगा, यूजर से डिफाइन करूंगा। अब ये इसके करने के बाद क्या होता है, जब आप यहाँ डिस्प्ले सेंटर करोगे, ये सेंटर पे ले आता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका हाफ डिस्टेंस करना पड़ेगा, ये 1150 का हाफ प्लस 250 करना पड़ेगा। 1150 डिवाइड बाई 2, तो 575 प्लस 250.825। जब मैं ये डालूंगा डिस्टेंस यहाँ पे 0.825, मैं क्लिक करूंगा डिस्प्ले ऑफसेट पॉइंट, ये अपने आप ही यहाँ पॉइंट आ जाएगा।
तो मैं ओके करूंगा। ओके, अब ये देखो अपने आप ही मेरे जो एंड डायफ्राम और मिड डायफ्राम है वो अपनी लोकेशन पे पहुंच गए। अगर आपने कभी ब्रिज नीचे से देखा होगा खड़े होके तो ऐसा ही दिखता है। यहाँ पे एंड डायफ्राम होते हैं, ये टेपर सेक्शन आ रहा होता है, ये यहाँ पे होते हैं, यहाँ होते हैं, और टेपर्ड सेक्शन ऐसे ही दिख रहे होते हैं सारी चीजें। तो ये होता है, अगर आप बॉटम व्यू से देखना चाहो ब्रिज ऐसा दिखेगा। तो ये रहता है नॉर्मल कि ये है मेरी स्लैब, ये मेरे एंड डायफ्राम, मेन बीम, ये ब्रिज की एक ज्योमेट्री तैयार हो गई। और क्या है इसमें, सिर्फ अगर आप देखो सिर्फ लाइन है और नोट्स हैं, और वो भी सिर्फ दो डायरेक्शन में है, एक एक्स और एक वाई। वर्टिकल में भी कुछ नहीं है, तो साइड में भी नहीं गए हो, तो इसलिए इसी को बोलते हैं ग्रिलेज मॉडलिंग, कि आप सिर्फ दो डायरेक्शन में अपने नोड एलिमेंट लगाते हैं और उसी के हिसाब से सारा सब कुछ डिवाइड कर देते हैं अपने पूरे ब्रिज को नोड और बीम्स में सिर्फ। लेकिन अभी भी ये काफी अधूरा है, अभी हम और पूरा करेंगे। तो मैं बताता हूँ क्या क्या करना है अभी हमें। उससे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम नकली डमी स्लैब क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट होती है क्रिएट करने के लिए। उसको कैसे करेंगे, पहले प्रॉपर्टीज में जाएंगे, मटेरियल में जाके, मटेरियल यहाँ से भी जा सकते हो और यहाँ से भी। जैसे यहाँ मटेरियल में गए, ऐड पे क्लिक करा, अब मुझे एक डमी बीम बनानी है, कंक्रीट पे क्लिक करा, यहाँ जैसे IS आ गया या IRC आ गया, ये जो भी आप मन हो, 40 पे क्लिक करा, तो अभी ये डमी बीम नहीं बनी है। ये क्लिक करने के बाद यहाँ वापस आके इस पे क्लिक करना है, नन। नन, यहाँ M40 लिखा है, इसको चेंज करके कर देंगे डमी। अब यहाँ देखो मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी आ गई, पॉइजन रेशियो आ गया, थर्मल कोफिशिएंट आ गया, डेंसिटी आ गई। तो सिर्फ डेंसिटी को 0 कर देंगे और ओके, ये डमी बन गई। अब इसकी डेंसिटी नहीं है कुछ भी। अब इस हमें जो स्लैब बनानी है वो विदाउट डेंसिटी की स्लैब बनाएंगे। ऐड, इसमें ही DB यूजर में रेक्टेंगुलर नेम स्लैब यूजर, हाइट कितनी रखेंगे 0.25, और विड्थ कितनी रखेंगे 1 मीटर की। और इसको भी क्या करेंगे, ऑफसेट लगाएंगे टॉप से। यूजर ओके, अभी लेकिन ये कहीं डिफाइन है नहीं, मैं बताऊंगा कैसे करेंगे, क्योंकि अभी ये सब चीजें हैं। अब क्या करेंगे, को डिफाइन करने के लिए हमें ये तोड़ना पड़ेगी अपनी बीम्स जो है। तो इसके लिए कुछ बहुत सारे तरीके हैं, ये हमारे पर डिपेंड करता है। या तो मैं पहले स्लैब बना के उसको ट्रांसलेट करा दूं, या मैं पहले नोट्स बना के वापस स्लैब बना दूं। तो सबसे बेस्ट तो रहता है कि मैं स्लैब बनाऊं और उसको ट्रांसलेट करा दूं। तो मैं क्या करूंगा, अब डमी एक स्लैब का चीज और रोल है। क्या है? हाँ, डमी स्लैब का डिजाइन में क्या रोल है? समवन आस्किंग समथिंग। आपके डमी स्लैब बना रहे हैं, हाँ ये हाँ, मतलब क्यों बना रहे हैं, रीजन क्या है इसका? ये डमी स्लैब इसलिए बनाई जाएगी, मैं बताता हूँ। आपका जो ब्रिज है, आपकी जो लोडिंग है ये वाली, जो यहाँ पे क्रैश बैरियर की लोडिंग आएगी, इसको कैसे डिफाइन करोगे, ये डमी स्लैब पे डिफाइन होगी ना। इतना 1.4 कैंटिलीवर है, तो ये निकालना पड़ेगा मुझे डमी स्लैब के थ्रू। क्योंकि आप देखोगे तो मॉडल में तो सिर्फ ऐसे सिंगल बीम मॉडल हो गई यही है, जबकि एक्चुअल में ये है इस तरीके से। लेकिन ये यहाँ पे तो आप मैं कर नहीं सकता कुछ भी, तो उसके लिए मुझे हमेशा डमी स्लैब बनानी ही पड़ेगी। और दूसरी चीज क्या है, लाइव लोड्स। जब आपका गाड़ी अगर मेरी इस जगह पे चल रही होगी, या फिर यहाँ पे, जैसे मेरा यहाँ पे गाड़ी चल रही है, तो मैं उसका लोड कैसे डिफाइन करूंगा, तो वो भी डमी स्लैब पे ही जाएगा। लेकिन डमी स्लैब क्या करेगी, सारा लोड ट्रांसफर कर देगी मेन गर्डर पे। वो एक तरीके से स्लैब का ही काम करती है, लेकिन उसका सेल्फ वेट नहीं होता। डमी स्लैब का बस मतलब ये है कि उसके अपना खुद का वेट नहीं है, लेकिन वो बिहेव एज ए स्लैब ही करेगी। क्योंकि मैं ग्लोबल चेक में हमेशा स्लैब और गर्डर को कंबाइन ही रखूंगा, लेकिन मुझे लोडिंग अप्लाई करनी है, तो लोडिंग स्लैब के थ्रू ट्रांसफर होनी है गर्डर पे, तो इसलिए मुझे डमी स्लैब बनानी ही पड़ेगी। तो इसको बनाने का क्या तरीका है कि पहले आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करा लो इसको, या फिर आप एक डमी स्लैब बना के कैसे करते हैं मैं बताता हूँ।
यहाँ जाओ क्रिएट एलिमेंट, या उससे पहले नोड बना लो ना। सर नोड बनाने से हाँ। बेनिफिट होगा, वहां से हम कनेक्ट कर एक देंगे मिनट उसको। हाँ, क्या कह रहे हो अविनाश? सर नोड बनाने से अगर नोड को हम लोग एक कॉपी कर लेते हैं उसके आगे, तो फिर मैं उसको तो बताता हूँ, कनेक्ट एक कर मिनट, मैं तुम्हें सबसे शॉर्टकट बताता हूँ कि क्या करना होगा। ट्रांसलेट करेंगे अनइक्वल डिस्टेंस वाई डायरेक्शन में, कॉपी ही रखेंगे, सिर्फ इन दो नोट्स को करेंगे। अभी बताता हूँ, इसको कितना करना है 1.4, और इसको कितना करना है -1.4। हाँ सर यही बोल रहा था मैं भी। अब अब हम बनाएंगे क्रिएट एलिमेंट में, यहाँ पे आएंगे स्लैब, या ग्रीन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से यहाँ कर देंगे। अब इसको ट्रांसलेट करा देंगे, ये सिलेक्ट कर लेंगे यू। आप इसकी टेंशन मत लो, आप क्रॉस गटर के ऊपर भी ट्रांसलेट करा सकते हो, क्योंकि वो वेट नहीं लेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी होता है मेरा लाइव लोड और इन सबको डिफाइन करने के लिए। अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, यहाँ जाएंगे, ट्रांसलेट नहीं, इस वाले ट्रांसलेट में अनइक्वल डिस्टेंस, अब एक्स डायरेक्शन में चाहिए। अब आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, 16। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, 16 मीटर। 16 इंटू 1 इंटरसेक्ट नोड एलिमेंट, कॉपी नोड एट्रीब्यूट एलिमेंट एट्रीब्यूट, देखा, क्लिक करा और अपने आप बन गई। अब आप देखोगे तो वैसे तो कुछ चेंज दिखेगा नहीं, क्योंकि वो ब्रिज तो तब भी सेम दिखेगा, लेकिन ये फिर भी इंपॉर्टेंट होता है। और इससे मेरे गटर भी ब्रेक हो गया। लेकिन अब इसमें एक चीज और है कि मुझे ये चीज जो है, जब मैंने यहाँ से यहाँ करी, मुझे यहाँ भी चाहिए होगी। अब यहाँ जो चाहिए होगी, ये क्या होगा, यहाँ से मुझे इधर 1.5 भी कॉपी करना पड़ेगा इसको, और इधर 1.5 इसको भी कॉपी करना पड़ेगा। तो ये तो अपना पीछे को चला जाएगा, -1.5, ये लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, 0.5 ज्यादा है, बाकी ये तो सेम है इधर को जो निकल रहा है अपना कैंटिलीवर। तो उसमें चाहे तो हम लोड भी चेंज कर सकते हैं, छोड़ भी नहीं। तो ये हो गया, ये होती है नॉर्मल ग्रिलेज की। स्लैब को भी एज ए बी मॉडल कर लिया और मेन गटर को भी, लेकिन हम इसको एक ही एंटिटी मानते हैं, क्योंकि दोनों का मटेरियल होमोजीनियस वो है, एक ही साथ कास्ट होना है, या अलग अलग भी कास्ट हो, पर्टिकुलरली ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर सेम है तो हमारा और आरसीसी है तो सेम ही रहेगा सब कुछ, तो इतना इशू नहीं आएगा। अब लेकिन अभी, अब आप देखोगे अभी तक मेरा मटेरियल नहीं दिया है इसमें। अगर देखोगे, जैसे मेरे पास है स्लैब, ये है स्लैब, इसको क्लिक करोगे तो ये है। अब मटेरियल देखोगे तो डमी डिफाइन नहीं है, ये इसको अभी M40 ही इसने ले रखा है। तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या करना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा और डमी पे प्रेस करके ये करना। अब ये डमी के अंदर आ गई, तो ताकि ये सेल्फ हिट में ना जाए, सिर्फ इतना ही पर्पस है कि सेल्फ हिट में ना जाए, तो इसलिए हम डमी डिफाइन करते हैं। अब ये मेरा पूरा ब्रिज आ गया यहाँ पे, ये आ गया, ये आ गया, लैब आ गई। अब क्या बच रहा है, मेरे बचेंगे बेयरिंग, और आई थिंक बेयरिंग सपोर्ट ही बचेंगे, और कुछ तो नहीं आना है, उसके बाद लोडिंग आएगी। अब बेयरिंग का बहुत आसान फंडा होता है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले कॉलम भी तो देंगे। अभी नहीं देंगे, अभी हम पहले बेयरिंग पे डिस्कस करेंगे। सर एक वो चीज, मतलब पहले हम लोग हाँ। कॉलम डिजाइन करेंगे या पहले हम लोग हमेशा स्लैब? सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर ही डिजाइन होता है, वरना आपको कैसे पता चलेगा कि कॉलम पे कितना लोड आ रहा है। ओके अगर तुम सुपर स्ट्रक्चर ही नहीं डिजाइन कर पाओगे और तुम्हारा सुपर स्ट्रक्चर फिक्स नहीं है, चाहे तुम मिनिमम लोडिंग से करो या किसी से भी करो, तुम्हें अपने डायमेंशन तो क्लियरिफाई करने पड़ेंगे ना। अगर हाँ तुम्हारे सर। डायमेंशन क्लियरिफाई नहीं होंगे तो तुम सेल्फ फिट कैसे निकालोगे सुपर स्ट्रक्चर पर।
और उस पर सीस्मिक लोड कैसे अप्लाई करोगे या कोई और सा लोड कैसे अप्लाई करोगे। तो हमेशा सबसे पहले सुपर स्ट्रक्चर का या तो तुम प्रिलिमिनरी एनालिसिस करना पड़ता है, या अगर पहले से ड्राइंग गिवन होती है उससे उठा लेते हैं, तो उसके बाद ही हम सब स्ट्रक्चर फाउंडेशन पे जा सकते हैं जब हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी। इसलिए हमेशा ब्रिज के नेम भी सुपर स्ट्रक्चर से ही डिफाइन होते हैं। अब सबसे पहले बेयरिंग का कॉन्सेप्ट समझो। जैसे हमारे पास एक दो बीम, हमेशा क्या होगा, आपने अगर देखा होगा तो हमारी 4 बेयरिंग हमेशा जरूर आती है किसी भी ब्रिज पे। कभी भी 2 बेयरिंग आती, मिनिमम 4 बेयरिंग तो आएंगी ही आएंगी। जैसे ये एक स्लैब है तो एक बेयरिंग मेरी यहाँ आएगी, यहाँ एक, यहाँ। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बेयरिंग का क्या है, 4 बेयरिंग से चालू होता है। या तो 2 गर्डर होंगे या स्लैब होगी, स्लैब में भी 4 बेयरिंग देंगे, बॉक्स गर्डर है उसमें भी 4 देंगे। तो बेसिक अगर 2 गर्डर है, एक गर्डर का ब्रिज बनता नहीं है, सिंगल बीम का नहीं होता, कम से कम 2 बीम तो होती है, वरना हम डायरेक्ट स्लैब ब्रिज ही बना लेते हैं अगर एक बीम आ रही होती है। तो अब इसमें ये 4 बेयरिंग आती है। अब 4 बेयरिंग में क्या होता है, चारों डिफरेंट लेनी होती है हमें। एक को क्या बनाना होता है, पिन बनाना होता है। पिन का मतलब ये होता है, और हमेशा कोई भी बेयरिंग जो होगी वो मोमेंट रेजिस्ट नहीं करेगी। मोमेंट, सारी बेयरिंग का काम ही यही होता है, मोमेंट रिलीज करना। मोमेंट रिलीज का मतलब कोई मोमेंट हमारा सबस्ट्रक्चर फाउंडेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ये हमेशा याद याद रखना कि बेयरिंग हम यूज क्यों कर रहे हैं। बेयरिंग का मेन पर्पस होता है कि मूवमेंट, पहली बात फ्री मूवमेंट अलाउ करता है, दूसरा कोई मूवमेंट, फ्री मूवमेंट, मूवमेंट मतलब डायरेक्शन की मूव कर सके किसी भी डायरेक्शन में फ्रीली, मूवमेंट। और नो मोमेंट ट्रांसफर। लेकिन अगर पिन बेयरिंग है उसमें ट्रांसफर हो जाता है, नॉर्मल और किसी बेयरिंग में नहीं, नो मोमेंट ट्रांसफर। जैसे कोई इंटरव्यू में पूछ लो बेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है और क्या है, तो एक बेयरिंग जो होगी मेरी पिन बनती है। पिन बेयरिंग का मतलब क्या होता है, मोमेंट तो चारों में से कोई भी नहीं लेगी, ये तीनों डायरेक्शन की फोर्स सजेस्ट करेगी कि ये एक्स डायरेक्शन की भी, वाई डायरेक्शन की भी, और जेड डायरेक्शन की भी। अब जब मैं इसमें चारों में एक पिन बनेगी, एक फ्री लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, एक फ्री ट्रांसफर डायरेक्शन और एक फ्री दोनों डायरेक्शन। तो जो मैं जिसको पिन बना रहा हूँ उसके सामने वाली बेयरिंग हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्री होगी। तो इसका सिंबल ऐसे बनेगा, इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फ्री। और अब इसके जो पैरेलल होगी इस डायरेक्शन में, ट्रांसफर डायरेक्शन में, जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है वो लॉन्गिट्यूडनल फ्री होगी, और जो ट्रांसफर डायरेक्शन है वो ट्रांसफर डायरेक्शन में फ्री होगी। अब बच जाती है ये एक बेयरिंग। तो जो बेयरिंग बच जाती है हमेशा वो दोनों डायरेक्शन में फ्री होगी, बहुत फ्री। ओनली ये वर्टिकल लोड लेगी और कुछ नहीं लेगी। अब आप इसको क्या कर सकते हो, या इन 2 बेयरिंग को यहाँ लिया हो, इसको यहाँ लिया हो, उसको वहां लिया हो, कोई भी चेंज करते रहो, तो हमेशा पिन के डायगनली अपोजिट फ्री आ जाती है 4 में, और ट्रांसवर्स फ्री के अपोजिट लॉन्गिट्यूडनल फ्री आ जाती है। तो ये है सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट 4 बेयरिंग का। अब क्या हुआ, मेरे पास आ गई 6 बेयरिंग। 6 बेयरिंग क्या हुआ, बीच में एक और बेयरिंग आ गई, जैसे मेरे अभी इस केस में आ रही है। तो मेरी एक ये बेयरिंग भी आ गई, एक ये बेयरिंग, इसको बोलेंगे अब 6 बेयरिंग का अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मेरा सीस्मिक जोन क्या है। अगर मेरा सीस्मिक जोन 5 हो रहा है, 4 तो फिर भी ठीक है, 3 हो रहा है, तब तो बेस्ट ही है कि मैं सिर्फ एक को पिन बनाऊंगा, इसको इससे फोर्स रेजिस्ट करवाऊंगा। इसको पिन बना लूंगा, क्योंकि सीस्मिक जोन 2 और 3 में ज्यादा फोर्स जनरेट नहीं होती, तो ये आराम से पिन बन जाएगा और टूटेगा नहीं स्ट्रक्चर बेयरिंग यहाँ पे। तो ये एक एक पिन बना लूंगा। अब मेरा स्ट्रक्चर 4 और 5th जोन में जा रहा है, 4 या 5th जोन तो सबसे इंपॉर्टेंट होता ही है 5th जोन में। तो मैं कोई भी एक कॉर्नर वाली बनाने की कोशिश, और क्या करूंगा, दो बेयरिंग
पिन बनाने की कोशिश करूंगा, बाकी उसके करस्पॉन्डिंग जो भी बेरिंग बनेगी वो बनाऊंगा। तो अब तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले क्या चले इनिशियली क्या लेके चलते हैं, अगर फोर्थ उसमें भी आ रहा है मेरा अपना सीजमिक जोन में ब्रिज, तो मैं मिडिल वाली को पिन बना लूंगा। ये पिन हो गई। पिन बोलेंगे कि दोनों डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन में फोर्सेस रेजिस्ट करेगा, मूवमेंट तो तब भी रिलीज करेगा। तो अब क्या करना है, इसके जो अपोजिट होगी ये लॉन्गिट्यूडनल फ्री हो गई, इसके ट्रांसवर्सली अपोजिट जो होंगी ये ट्रांसवर्सली फ्री हो गई दोनों, और ये दोनों किसी भी डायरेक्शन में फिक्स होंगी, फ्री रहेंगी दोनों में। इसमें जाओ, इसमें जाओ, बोथ विल बी फ्री। तो ऐसे हम डिफाइन करते हैं। अब यही मेरा 4 हो जाता तो बीच की 2 बेरिंग पिन बना देता, उसके ऊपर वाली नीचे वाली को मैं ट्रांसफर डायरेक्शन में फ्री करा देता, उसके सामने वाली दोनों फ्री होती, और जो मेन पिन बेरिंग के सामने वाली 2 लॉन्गिट्यूडनल फ्री होती। ऐसे ही जितनी बेरिंग बढ़ाते जाओगे ऐसे ही से पिन और फिक्स चेंज होते जाते हैं, और ऐसे ही हमारे स्ट्रक्चर डिजाइन होते हैं ऑलवेज, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम, अगर हम ये वाली बेयरिंग डिफाइन करना चाहते हैं अपने मॉडल में, पहले यहाँ आएगी। अब जो मिडास का सबसे इम्पोर्टेंट काम है बेयरिंग को एक्यूरेटली जनरेट करना, उसको लिए क्या करेंगे, पहले हम अपने ये जो 3 नोड्स हैं इनको ऑफसेट मारेंगे। ये 3, ये 3, ये, इसको कहाँ ऑफसेट मारेंगे, सॉफेट ऑफ माई गर्डर। यहाँ जाके ट्रांसलेट इक्वल z माइनस 1.8 माइनस 0.45। तो ये ऐसे पॉइंट बच जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेरिंग डिफाइन करने के लिए, ऐसे पॉइंट बनाना। अब क्या करेंगे, बेरिंग जो आपको क्रिएट करानी होगी वो करानी होती है इन 2 पॉइंट के बीच, ये। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, मेरा गर्डर टोटली रिजिड है, क्योंकि उसमें कुछ चेंज आ ही नहीं रहा। चाहे मैं गटर को टॉप से रिप्रेजेंट करूं या गटर को बॉटम से रिप्रेजेंट करूं, बैंडिंग तो सेम ही आनी है सिंपली सपोर्टेड की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इन सबको रिजिडली फिक्स कर दूंगा, इस नोट को इससे, इस नोट को इससे, इस नोट को इससे, इस नोट को इसके, इससे सारी नोट आपस में इंटरकनेक्टेड होंगी और फिक्स हो जाएगी। अब मैं जाऊंगा बाउंड्री में। बाउंड्री में यहाँ 2 बहुत इंपॉर्टेंट गुड कमांड है, इलास्टिक लिंक और रिजिड लिंक। अब जब मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है इस नोट को यहाँ पे, तो मैं जाता हूँ रिजिड लिंक में। यहाँ पे मैं पहले सेलेक्ट करूंगा मास्टर नोड नंबर, तो मास्टर ये रहेगा और जो स्लेव है वो ये रहेगा, और ये वाई डायरेक्शन में भी कॉपी करना चाहता हूँ, माइनस नहीं, माइनस 2 -3 typo, I think this is typo 2 into 2.8। ये देखो ये क्रिएट हो गया ना, ये होता है मेरा रिजिड लिंक। तो अब यहाँ करेंगे, इसके लिए भी सेम, ये मेरी जो होगी मास्टर नोड होगी, ये मेरी स्लेव नोड,
नींद आ रही है क्या सर आपको? नींद नहीं आ रही यार, जमा ही आ रही है लोग। लग रहा है दिन भर थके हुए हैं। हाँ यार, ऑफिस से जाना होता ही है, ट्रैफिक लो ये 2 सिलेक्ट हो गई है, इसको अनसिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी सिर्फ मुझे क्या चाहिए, ये मास्टर और ये स्लेव। अब ये रिजिड लिंक बन गए। अब इसको क्या होगा, जो भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ आएगा वो अपने आप ही यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा रिजिड लिंक के थ्रू। इसका मतलब ये होता है कि मैंने मॉडल जो करा है वो इस पॉइंट के अबाउट करा है, और रिजिड लिंक के थ्रू सब कुछ यहाँ प्रोवाइड करा दिया है सॉफ्ट ऑफ गर्डर में। अब इन दोनों के बीच यहाँ पे बेरिंग आएगी। अब बेरिंग कैसे डिफाइन करेंगे, बेरिंग मैं एक बार आज भी बता देता हूँ, एक बार अगली क्लास में बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये थोड़ा टिपिकल रहता है। इसमें जाते हैं हम इलास्टिक लिंक पे, क्लिक करेंगे इलास्टिक लिंक, या ऐसा ओपन होगा। अब इसमें दिक्कत ये होती है लोगों को, ये इसकी लोकल एक्सेस होती है अलग, और हमारे की लोकल एक्सेस अलग होती है, ग्लोबल एक्सेस अलग होती है, तो एक्सेस में काफी कंफ्यूजन हो जाता है। अब मुझे सिर्फ ये जो चाहिए एस डी एक्स रिजिड, एस डी वाई रिजिड और ये रिजिड, इसको क्या करूंगा मैं, यहाँ इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, तीनों रिजिड हो गए। 2 नोड को सिलेक्ट करनी है मुझे, ये देखो अपने आप ही ये बीम वो क्रिएट हो गया एक इलास्टिक लिंक जो कि बेरिंग को रिप्रेजेंट करेगा। अब इसकी एक्सेस जाननी हो तो यहाँ पे क्लिक करना, ये देखना Z जो है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, Y जो है ट्रांसफर डायरेक्शन है, और X जो है वो Z डायरेक्शन में है। तो कभी कंफ्यूज मत होना कि क्या सर ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब लॉन्गिट्यूडनल फ्री कराना है तो Z फ्री कराएंगे, और यहाँ आएंगे, इस पर ग्रीन पे क्लिक करके ये डिफाइन करेंगे। अब ये दोनों ही फ्री कराने हैं तो ये अब इसमें क्या करना है मुझे, Z फिक्स रहेगा लेकिन Y फ्री कराना है। ये ये हो गई मेरी बेरिंग डिफाइंड। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या बेरिंग के नीचे क्या पेडिस्टल, बेरिंग के नीचे क्या पेडिस्टल, ये पेडिस्टल है ना, और पेडिस्टल किससे कनेक्टेड है, मेरा पियर कैप से, तो ये टोटली रिजिड है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आऊंगा, ये सपोर्ट है दिख रहा है, यहाँ ही से मैंने रिजिड और इलास्टिक लिंक डिफाइन करे थे। डिफाइन सपोर्ट पे क्लिक करूंगा, डी ऑल पे, आर ऑल पे को सिलेक्ट करूंगा, सारे बॉटम नोड सेलेक्ट करूंगा, अप्लाई करूंगा। ये अब हुआ मेरा एक मॉडल कंप्लीट। और अब मुझे अगर चेक करना होगी ये सही है नहीं है, क्योंकि इतना मॉडल करने के बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने अपनी एलिमेंट्स को सही प्रॉपर्टी दी है, या हमने जो अभी हमने ये बाउंड्री कंडीशन डिफाइन करी है ये सही है नहीं दी है, या कुछ और हमसे गलती हो गई हो, तो वो अभी एकदम पता चल जाता है जब हम जाएंगे लोड में, स्टैटिक लोड। पहले हमें लोड के डिफाइन करने होते हैं, तो अभी मैं सिर्फ सेल्फ वेट लिख रहा हूँ, और इसको भी लिख देता हूँ यूजर डिफाइन। ओके, सेल्फ वेट माइनस Z डायरेक्शन में है यहाँ पे। ओके, नाउ मैं ये बता रहा होता है एनालिसिस का, परफॉर्म एनालिसिस। यहाँ पे ये मैसेज विंडो होती है, अगर कोई एरर आएगा तो यहाँ दिखा देगा, यहाँ सब बना हुआ आता है थोड़ा बहुत, कितने एलिमेंट थे, क्या क्या किया है, और एरर होगा या सॉफ्ट ये नहीं चलेगा अपना एनालिसिस, तो यहाँ सब एरर बता देगा। अभी ये खुला हुआ है, अब मैं जाऊँगा रिजल्ट्स, यहाँ क्लिक करूँगा फोर्स बेंडिंग डायग्राम, सेल्फ एटी मॉडल क्या है ये, अभी लेजेंड देख सकते हैं, देखने फिक्स। तो अगर आप देखो सारे ग्राफ कितने लीनियर हैं और कितने एक्यूरेट हैं, और बिल्कुल प्योर बेंडिंग दिखा रहे हैं। अगर इसमें अगर डिफ्लेक्शन भी देखना हो तो डिफॉर्म पे क्लिक करके आपको थोड़ी डिफ्लेक्शन शेप भी पता चल सर जाएगी। डिफॉर्मेशन कितना तक जाना चाहिए? वो तो लिमिट है कोड के हिसाब से, स्पैन बाय 640 लाइव लोड के लिए, डेड लोड की शायद है नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, वैसे नहीं है।
वो पूरी लिमिट दी हुई है ब्रिज, जो भी तुम, अगर तुम्हें IRC 112 के हिसाब से करना है तो उसमें लिमिट दी हुई है, और तुम्हें अगर फिर IRS के हिसाब से करना है उसमें अलग दी हुई है सर लिमिट। हम लोग कौन सा कोड मेन फॉलो करेंगे जो वर्ड मैं वर्ड बता रहा होते हूँ, हैं? सुनो। हम जो फॉलो करते हैं, जैसे हमारा आया हाईवे ब्रिज, यस तो सर। उसमें होती है 112 और IRC 6। अगर हम जाते हैं रेलवे ब्रिज पे या मेट्रो ब्रिजेस पे, उसमें होता है IRS, अच्छा। इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड, और IRC होता है इंडियन रोड कांग्रेस में, इंडियन रोड काउंसिल, और कांग्रेस कांग्रेस शायद यही है, ऐसी कुछ है। कांग्रेस है सर, इंडियन रोड कांग्रेस IRC। हाँ, इंडियन रोड कांग्रेस, और IRS होता है इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड। ओके तो सर। और उसकी फुल फॉर्म अलग होती है, CBC, कंक्रीट ब्रिज कोड, और इसकी हो जाती है IRC 112, तो इसकी तो नॉर्मल ही है। और IRC 6 जो होता है वो हाईवे लोडिंग के लिए होता है, और जो अपना ये होता है ब्रिज, उसमें लोडिंग और वो दोनों पहले से डिफाइन होती है कोड में। तो हम उसके हिसाब से करते हैं जैसे रिक्वायरमेंट होती है। डिफ्लेक्शन की लिमिट सिर्फ हम ज्यादातर लाइव लोड में चेक करते हैं, RCC में तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा चेक करनी होती है। और इसके लिए हम अपनी जो मॉडल, जो हमने प्रॉपर्टीज ली होती है ना, उसको भी कम करना होता है, वो भी बताऊंगा क्या करना होता है। तो जैसे आज के अभी, लिए इतना काफी है। हाँ मैं बता रहा हूँ, बस मैं मूवमेंट दिखा दूं। जैसे अगर आप वैल्यू देखोगे, मैं इसको हम सॉल्व भी करेंगे मैनुअली भी। 1593, 15797, 1593, तो लगभग सारे लोड बिल्कुल इक्वली आए हैं। लेकिन यहाँ पे ये कम क्यों आ रहा है, ये ज्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि एंड डायफ्राम है यहाँ पे, इस चक्कर में ये ज्यादा ले रहा है थोड़ा सा, बस एंड डायफ्राम की वजह से। अदरवाइज बिल्कुल सही है, और हमारा बेंडिंग भी सही है, हमारा डिफ्लेक्शन भी सही है। ऐसे ही डिफॉर्म करेगा, ऐसे ही बिहेव करेगा। अगर डायरेक्ट डिफॉर्मेशन देखनी हो तो यहाँ क्लिक करके इसको डिफॉर्म अप्लाई, और 3D में देखना हो, मुझे वैल्यू नहीं देखनी, अभी वैल्यू 5 mm डिफ्लेक्शन आ रहा है बस अभी, और 3D में देखो, ये देखो। और अगर आपको इसमें भी अच्छी चीजें, एनिमेट पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक कर दूंगा, अब ये देखो एनिमेशन में दिखाएगा ये कैसे डिफ्लेक्शन आ रहा है और जा रहा है, देख रहे हो, ग्रिड ब्रिज मूव कर रहा है। एक मिनट, ये देख रहे हो ना, यस सर। ये आगे को जा रहा है, पीछे आ रहा है, तो इसी वजह से ही हो पा रहा है, बेरिंग की वजह से। वरना यहाँ पे फिक्स हो जाता, मोमेंट क्रिएट हो जाते, ये सब कुछ भी नहीं हो पाता। तो ये बिहेवियर होता है ब्रिज का, ये हमें देखना पड़ता है। अगर बिहेवियर सही आ रहा है तब जाके हम बाकी के लोड अप्लाई करते हैं। अगर हमारा सेल्फ वेट की वजह से बिहेवियर ये सही नहीं आएगा ब्रिज का, तो वो हमारी मॉडलिंग ही गलत हो सकती है, हमारे कुछ एरर हो सकते हैं, हमने कुछ गलती कर दी हो, प्रॉपर्टी में गलती कर दी हो, नोड एलिमेंट में गलती कर दी हो, तो वो हमें फिर रीचेक करनी पड़ती है, फिर या तो फिर हमें रीमॉडल करना पड़ जाता है पूरा का पूरा ब्रिज। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है इनिशियली कि यहाँ तक चेक कर लो, इसके बाद डायरेक्टली, तो उससे हमें चीजें पता चल जाए। इसको सेव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली देखने के लिए है। ये आ गया, और ये देखो ये भी दिखाता है कि कहाँ पे कम है, कहाँ ज्यादा है। अब एक चीज और दिखाता हूँ, अगर मुझे एक डायरेक्शन में देखनी, यहाँ पता नहीं चल रहा, जब वो कुछ और होता तब पता चल रहा। ये खाली जेड में, तो यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ सबसे ज्यादा आ रहा है रेड पे, करीब वो 5 mm ही है, तो इसमें पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये अभी, तो मैं इसको अगर चेंज कर दूंगा mm, तो यहाँ देखो 4.7 आ रहा है, यहाँ बेयरिंग पे तो आएगा ही नहीं। और अगर आप टैक्स देखोगे, यहाँ दिखा नहीं रहा, यहाँ था, और ना यहाँ, क्योंकि ये तो फ्री है, ये तो मूव कर जाएगा, तो बाकी जो डिफ्लेक्शन आएगा इस जगह पे आएगा। तो ये हो गया आज का कि नॉर्मल ब्रिज की मॉडलिंग। अब कल हम इस पर अप्लाई करेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर में जब भी होगा मंडे के लिए, लोड्स। ओके, तुम आप वो सब डिस्कस कर लेना मन से कि कैसे क्लास रखनी है वाली, बाकी हम कर लेंगे मैनेज। ओके, सर अगर अभी किस, इसमें लोड हाँ, डिफाइन नहीं किया है तो डिफ्लेक्शन कैसे मैंने आप? सेल्फ वेट डिफाइन किया है ना, लेकिन बाकी लोड तो सारे बचे हुए हैं, SIDL,
या फिर विंड लोड करना हुआ या और सीमेंट सेल्फ लोड की वजह से इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है। 5 mm सेल्फ वेट की वजह से। तो हाँ तो 5 mm तो काफी कम है। हाँ मतलब कम अगर है। तो सेल्फ वेट, क्योंकि हमारा रिजिड है ना बहुत ज्यादा, हम स्लैब की प्रॉपर्टी है, तो ये तभी तो हम बीम को ऐसे मॉडल करते हैं स्लैब के साथ। जब भी मैं कह रहा हूँ टी बीम, अगर आप इसको बीम को अलग मॉडल करोगे, स्लैब को अलग मॉडल करोगे, तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा डिफ्लेक्शन। यही बताना चाह रहा हूँ कि ब्रिज को कभी भी पार्ट्स में नहीं करते हैं, कंबाइन ही चेक करते हैं, लेकिन डिफरेंट पार्ट्स को लोकली भी चेक करना होता है। कि एक होता है लोकल चेक, एक होता है ग्लोबल चेक। ये अभी मैं चेक कर रहा हूँ ग्लोबल चेक। तो ब्रिजेस के कंपोनेंट्स ऐसे ही होते हैं, एक हमें ग्लोबल चेक देना पड़ता है और एक लोकल चेक भी देना पड़ता है, तभी ब्रिजेस थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं और स्ट्रक्चर्स के। और स्ट्रक्चर में अगर हमने लोकल चेक दे चले गए, वो ओके हो जाते हैं, ग्लोबल चेक देखते ही नहीं है, लोकल लोकल में ही ओके कराते जाते हैं। ओके। ओके, तो ये हो गया, ये हो गया। चलो ये डिस्कस करने हैं, वापस आ जाते हैं। इस बटन पे क्लिक करोगे तो प्री प्रोसेसिंग, इस पे क्लिक करोगे तो पोस्ट प्रोसेसिंग। ये 2 बटन रहते हैं इधर। ये ब्रिज हो गया, सेव कर देना। आप कोई प्रैक्टिस करना चाहे तो कर ले, और फिर अगर किसी को सवाल हो तो वो भी पूछ सकता है कि मैं यहाँ अटक रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ। इनिशियली दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, और बाकी अगर ज्यादा हो तो पूछ सकता है। नहीं सर, बस प्रैक्टिस करूंगा तो उसके बाद पता हाँ हाँ, चलेगा नहीं तो वो पूछूंगा। ग्रुप में मैसेज कर देना, अगर मैं हाँ फ्री मैं होऊंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा, और वरना हम अगली क्लास में जब भी होंगे तो डिस्कस कर लेंगे। सर ओके, पर डे कितना देर प्रैक्टिस करना होगा इसको? पर डे के हिसाब से नहीं है, तुम्हारा डिपेंड करता है। तुम चाहे तो एक दिन में अगर तुम ये पूरा मॉडल कर लिया तो तुम्हारे लिए ओके, बाकी तुम फ्री हो गए। अब तुम्हारे पास टाइम है कि तुमने एक दिन सिर्फ बीम बीम मॉडल कर ली, एक दिन प्रॉपर्टी कर ली, तो वो तुम्हारे ऊपर है, ये किसी के ऊपर नहीं है। कोई बहुत जल्दी ही कर सकता है, किसी को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो तुम्हारे अंदर कितना कैपेबल है ये मुझे नहीं पता चलेगा ना, कि तुमने भाई एक बार समझ लिया अब तुम डायरेक्ट कर लो, कि तुम्हें रिकॉर्डिंग की भी जरूरत ना पड़े। अब कुछ ऐसे होते हैं कि वो एक ही बार में सीख जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि भाई उनको 5 भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा। तो वो पर्सनल कैलिबर पे डिपेंड करता है। किसी को 5 घंटे भी लग सकते हैं, और किसी को आधा घंटा, जितने मिनट में मैंने किया है उतने में भी कर सकता है। तो Okay, sir. टोटली डिपेंड ऑन योर पर्सनल मैटर। ओके, बट अभी Okay, तो सिर्फ मॉडलिंग चालू हुई है, अभी तो अब बहुत चीजें आएंगी। ये तो सिर्फ बेसिक्स चल रहा है। आरसीसी कटर में सिर्फ मैं आपको इससे मिडास से रूबरू करा रहा हूँ कि हाँ क्या क्या चीजें हैं या कमांड है, नहीं सर, वरना तो बेसिक बेसिक है तो थोड़ा सा हाँ प्रैक्टिस के तो जरूरी है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करें, ठीक है। ठीक है ओके सर, ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर।